मतलब क्या है, उसके लिए मैं इसी के अंदर ही कर लेते हैं, सो दैट मुझे बार बार नई नई क्लासेस ना बनानी पड़े। मैं क्या करूंगा, इस नीचे वाले पार्ट को कमेंट कर दूंगा, सो दैट ये आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा पूरे टाइम। और ऊपर मैं यहाँ पर इमेज बनाऊंगा एक, इस इमेज के सोर्स में डालूंगा मैं, ऐसी आप कोई भी इमेज डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे बस कन्वीनियंस के लिए वाया डॉट प्लेस होल्डर पे डाल रहा हूँ, 400 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज। ये देखते हैं क्या दिख रहा है हमारा, https वाया डॉट प्लेस प्लेस। तो ये हमारी ये इमेज दिख रही है, इसको मैं यहाँ पे ओपन ना करने की बजाय फायरफॉक्स में ओपन करूंगा। कुछ लोगों का ये चल नहीं रहा था, कुछ लोग एकदम सही कोड कर रहे थे लेकिन फिर भी नहीं चल रहा था। रीजन भी जो हमारा क्रोम ब्राउजर है ये थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है खुद से। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर कैशे के अंदर ऑलरेडी एक इमेज पड़ी हुई है जो कि हायर क्वालिटी की है, तो उसी इमेज को लोड कर देते हैं। क्यों दूसरी इमेज को लोड किया जाए, तो वो कैशे में से उठा रहा होता है इमेजेस को। फायरफॉक्स लेकिन डेवलपमेंट के मामले में बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा ब्राउजर है। तो आप देखोगे जो काफी सीजन ब्राउजर डेवलपर्स होते हैं वो फायरफॉक्स यूज कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपकी चीजें बहुत अच्छे से काम कर रही होती है और आपका डेवलपमेंट के लिए बहुत सही टूल है ये। मैं इसको नीचे जाता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे हम इस वाले बटन पर, आई थिंक दिख रहा होगा सबको। और यहाँ पर आके आपको डीपीआर इक्वल्स टू 1 कर लेना है। ठीक है, तो अगर कई लोगों के लिए वो चीजें काम नहीं कर रही थी इसलिए ऐसे छोटा बड़ा करने पर, रीजन नहीं कि आपका डीपीआर का कंसेप्ट थोड़ा सा मिला हुआ है। ठीक है, डीपीआर 1 होगा तो डीपीआर 1 के लिए 400 पिक्सल की इमेज लोड हुई है। और यहाँ पर आपका जो सोर्स सेट होता है, सोर्स सेट का मतलब कुछ भी नहीं है। सोर्स सेट का मतलब बस ये समझो कि आपने इस इमेज को ऑप्शन दे दिए हैं बहुत सारे, कि आपके पास इतनी सारी इमेजेस हैं, इनमें से कुछ भी चूज कर लो। सोर्स सेट का मतलब होता है बस इमेज, इस इमेज टैग को बहुत सारे ऑप्शंस दे देना, कि आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि ये वाला ऑप्शन इस विड्थ के लिए, या फिर ये वाला जो ऑप्शन है ये किस डीपीआर के लिए है। मैंने आपको ये बता दिया है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। सोर्स सेट को बस इतना समझो और एकदम अलग रखो सोर्स सेट को। साइजेस के साथ सोर्स सेट को कंफ्यूज मत करो प्लीज। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, साइजेस के साथ सोर्स सेट को हम नहीं करेंगे कंफ्यूज बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं इस इमेज को कुछ और ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन देने के लिए हम यूज करेंगे सोर्स सेट का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सोर्स सेट, सोर्स सेट, और यहाँ पर मैं बहुत सारे इसको ऑप्शन दे सकता हूँ। अब तो मैं इसको ऑप्शन देता हूँ, मैं किसके हिसाब से देने वाला हूँ, मैं इसको देने वाला हूँ विड्थ के हिसाब से। ठीक है, बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, ये इमेज आप 400 विड्थ की मानो। ठीक है, या फिर इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपकी डिस्प्ले साइज 400 विड्थ हो तो आपको इस इमेज को लोड करना है। ठीक है, दूसरा मैं इसको ऑप्शन देता हूँ, तो ऑप्शन दूसरा देने के लिए मुझे कॉमा सेपरेट करके इसके अंदर दूसरी इमेज डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर। दिस इज माय सेकंड इमेज, और ये इमेज हमारी 800 विड्थ की है। कुछ भी दे सकता हूँ, आप मैं यहाँ पर 600 विड्थ की लिख सकता हूँ, और इमेज में चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 800। तो मेरी 800 बाय 800 पिक्सल की जो इमेज है उसको आप मानो कि ये 600 विड्थ की जो इमेज होगी, स्क्रीन होगी, तब उसको लोड करना है। तो ये वाला पार्ट बता रहा है कि कितनी विड्थ होनी चाहिए स्क्रीन की, और ये वाला पार्ट बता रहा है कि किस इमेज को लोड करना है उस टाइम पे। तो मैं विड्थ के हिसाब से लोड करना चाहता हूँ अलग अलग इमेजेस को, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं एक और बताऊंगा इसको अंदर कि लेट्स से 1000 जब आपका साइज हो जाए 800 विड्थ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बस ऑप्शन दे दिए, इस इमेज टैग को मैंने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं। अब समझते हैं हम क्या होने वाला है। अब आपका डीपीआर के साथ काम होने वाला है। जिनको डीपीआर समझ में नहीं आया वो आप समझ सकते हैं डीपीआर को दोबारा से। अब डीपीआर के हिसाब से काम होने वाला है कि आपका डीपीआर 1x है, अभी फिलहाल मैंने डीपीआर 1 सेट किया हुआ है। तो इसका मतलब जिस इमेज का विड्थ 400 है उसके अंदर ये वाली इमेज लोड होगी। जिस स्क्रीन की विड्थ 600 विड्थ है उसके अंदर ये वाली इमेज लोड होगी, और जिस स्क्रीन की विड्थ 800 है उसके अंदर ये वाली इमेज लोड होगी। अगर आपको टेस्ट करना है इसको हम चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी 1000 वाली इमेज लोड हो रही है। क्यों ये मेरी 1000 वाली लोड हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 1048 विच इज द विड्थ ऑफ द स्क्रीन। तो 1048 वाली विड्थ के अंदर मुझे 1000 वाली इमेज को लोड कर देना है। अगर इसे मुझे छोटा करना है तो उसके लिए मैं एक सेकंड छोटा करूंगा। तो आप देख रहे हो मैंने जैसे इसे छोटा किया तो जैसे ही मेरा 600 से कम हो रहा है, ये देखो 600 से जैसे ही मेरा कम हुआ मेरी 800 बाय 800 की इमेज आ गई। इसका मतलब मैंने बता रखा था इसे, इस इमेज को मैंने बता रखा था, ऑप्शन दे रखा था इसको बेसिकली, कि जब आपका स्क्रीन साइज 600 हो तो आपको ये वाली इमेज लोड करनी है, और जब आपका स्क्रीन साइज
400 हो या उससे कम हो तो आपको 400 वाली इमेज लोड कर देनी है। तो इसी वजह से ये हमें इस तरीके से कुछ परफॉर्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये इमेजेस किस तरीके से काम कर रहे हैं। और डीपीआर के हिसाब से आप कैसे समझ सकते हैं इसको, तो डीपीआर के हिसाब से आप ऐसे समझ सकते हो कि जब मैंने डीपीआर 1 रखा है तब तो नॉर्मली ऐसे काम कर रहा है, मैं जैसे इसका डीपीआर कर दूंगा 2 तो अब क्या होगा कि अब जो आपकी स्क्रीन है ना उसके अंदर डबल द अमाउंट ऑफ पिक्सल्स हैं। ठीक है, उतनी ही फिजिकल जगह के अंदर आपके डबल अमाउंट ऑफ पिक्सल है। DPR2 का मतलब होता है उतनी ही जगह के अंदर डबल अमाउंट ऑफ पिक्सल है। मैंने आपको बताया था कि जो पुराने नोकिया के फोन होते थे उनके अंदर DPR1 होता था, और जो आपके आजकल आ रहे होते हैं गैलेक्सी और ये जो आईफोन 14 वगैरह आते हैं इनके अंदर DPR4 तक जा रहा होता है। DPR4 का मतलब क्या है, पहले जो नोकिया के फोन होते थे उनकी भी विड्थ इतनी थी और अब आईफोन की भी विड्थ इतनी है। इसके अंदर अगर आपके 1000 पिक्सल है, मान लो बस मैं बोल रहा हूँ कि विड्थ अगर इस विड्थ वाइज 1000 पिक्सल है तो इसके अंदर इसी विड्थ के अंदर 4000 पिक्सल है। ठीक है, इसी विड्थ के अंदर 4000 पिक्सल है और इसी वजह से इसका DPR 4 है क्योंकि इससे 4 गुना। ठीक है, और DPR इज द रेशियो बिटवीन द फिजिकल पिक्सल एंड लॉजिकल पिक्सल। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि 368 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आप, कि विड्थ तो ठीक है आपने फिजिकल विड्थ तो 368 बता दी, लेकिन DPR 2 सेट क्या हुआ इसका मतलब जिसके अंदर टोटल फिजिकल पिक्सल है वो है 368 मल्टीप्लाई बाय 2, व्हिच इज कितना हो गया 736, राइट। तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे काम हो रहा होगा कि 736 के अंदर आपने कौन सी इमेज लोड करने के लिए बोला था। तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर बोला था, यहाँ पर मैंने बोला था ये वाली पिक्सल है 800 वाली, तो यहाँ पर वो 800 वाली इमेज ही लोड हो रही है, सॉरी 1000। हाँ बेसिकली ये इसके पास में ढूंढ रहा होता है इमेज। ठीक है, इसके पास में कि सबसे ज्यादा पास कौन सा है, 600 वाला या 800 वाला, इसके ज्यादा पास, इसके ज्यादा पास है ये, तो 800 वाली ज्यादा पास है इसलिए वाली इमेज लोड कर दी इसने 1000 वाली। और वहीं पे अगर मैं DPR3 करता हूँ तो भी यही इमेज लोड करने वाला है। और अब मैं अगर DPR2 करता हूँ इसे और थोड़ा और छोटा करता हूँ इसको, तो आप देखो ये 800 वाली इमेज लोड हुई। 800 वाली इमेज कब लोड हुई, जब ये 300 पे पहुंच रहा है। देखो 300 पे पहुंच रहा है, 300 पहुंच रहा है तो ये वाली इमेज लोड करेगा क्योंकि 300 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज 600। ठीक है, तो DPR2 उस टाइम पे देखना होता है, हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे वहां पर से। तो सोर्स सेट अभी हमें समझ में आने लग गया होगा। फिर सोर्स सेट क्या काम करता है, सोर्स सेट बेसिकली आपको इमेजेस के ऑप्शन दे रहा होता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है सोर्स सेट के अंदर समझ के लायक। दूसरी चीज अब जो होती है हमारी होती है साइजेस। साइजेस की हेल्प से आप लोग बता सकते हो कि कितनी विड्थ में, स्क्रीन की कितनी विड्थ के अंदर आप लोगों को अपनी इस इमेज को क्या साइज देना है। अपनी इस इमेज को जो साइज देना वो आप लोग साइजेस के अंदर बता रहे होते हो। ठीक है, साइजेस के, अपनी इमेज को साइज के ऑप्शन दे रहे हो तो आप साइजेस के अंदर, कि जरूरी नहीं आपने जो विड्थ शुरुआत में दी आपकी इमेज वही विड्थ लेके बैठे रहे पूरी जिंदगी में, नहीं। आप लोग चाहो तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए उसको कुछ विड्थ दे सकते हो। जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे विड्थ देता हूँ इस इमेज को 400 की, मैंने इस इमेज को 400 की विड्थ दे दी क्योंकि हमारी ये विड्थ जो एट्रीब्यूट है ये इमेज के अंदर ही एट्रीब्यूट होता है। तो इससे क्या होगा, मेरी जो ये इमेज है वो हमेशा 400 पिक्सल की ही मुझे दिखाई देगी। ठीक है, ये हमेशा इतनी ही बड़ी रहने वाली है 400 की। और DPR1 कर देते हैं, तो DPR1 के अंदर भी हमारे ये छोटी बड़ी तो हो रही है, आई मीन 1000 से 800 से 400 तो चेंज हो रही है क्योंकि वो स्क्रीन विड्थ के ऊपर काम कर रही है। लेकिन मैंने इस इमेज की जो विड्थ है वो मैंने 400 डिफाइन कर रखी है, तो ये हमेशा इतनी ही बड़ी रहेगी इमेज। ठीक है, दिस इज क्लियर। लेकिन इस इमेज की जो विड्थ है, जो 400 यहाँ पर ये जितनी बड़ी विड्थ ले रहा है, इस विड्थ को भी हम चेंज कर सकते हैं विद स्क्रीन रेजोल्यूशन। इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस इसे बताने पड़ेंगे और उसके लिए हम यूज करते हैं साइजेस एट्रीब्यूट का। जरा देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं देता हूँ सिलेक्ट साइजेस। अब साइजेस के लिए ना आप लोगों को मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ती है, और ये मीडिया क्वेरीज हम देख रहे होंगे जब हम बात कर रहे होंगे मीडिया क्वेरीज की CSS के अंदर, तब हम थोड़ा और अच्छे से इनको एक बार और गो थ्रू कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो किस तरीके से साइजेस काम करता है। तो यहाँ पे आप बेसिकली बताते हो ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे कि अगर विड्थ हमारी जैसे 400 पिक्सल है तो मेरी जो इमेज है उसको कितनी विड्थ लेनी है। ठीक है, अगर मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल है, मतलब 0 से लेकर 400 पिक्सल के बीच में अगर कोई भी कंडीशन है विड्थ की, तो मेरी इमेज को कितनी विड्थ देनी है उस टाइम पे। तो मैं लेट्स से इस टाइम पे बोल देता हूँ 100%। ठीक है, तो 100 व्यू विड्थ, इसका मतलब मैंने बोल दिया कि 0 से लेकर 400 पिक्सल तक अगर हमारी स्क्रीन का साइज है तो मेरी इस इमेज को पूरी 100% ऑफ द विड्थ जगह दे दो। या फिर एक दूसरा साइज भी मैं इसको बता देता हूँ कि अगर मैक्स विड्थ जैसे 600 पिक्सल है तो मेरी इस इमेज को 50 व्यू विड्थ की जगह दे दो। 50 व्यू विड्थ का मतलब पता है, अगर 100 व्यू विड्थ की पूरी स्क्रीन होती है तो 50 व्यू विड्थ का मतलब हाफ ऑफ द स्क्रीन दे दो इसको। तो 400 से लेकर 600 पिक्सल के बीच में अगर हमारी स्क्रीन की विड्थ होगी तो हमारी इस इमेज को हाफ ऑफ द स्क्रीन मिल रही होगी। उसके बाद अगर 600 पिक्सल से ऊपर हमारी स्क्रीन का साइज हो जाता है तो हम इसको 33 यूनिट दे देते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 3 डिफाइन कर दिए हैं, तो अब इन 3 की हेल्प से देखते हैं क्या होता है यहाँ पे।
तो आप देखोगे ये ना फर्क आपको तब अच्छे से दिख रहा। एक सेकेंड, दिस इज नॉट वर्किंग, कई बार काम ही नहीं करता है। साइज इज मैक्स विड्थ 400 पिक्सल पे 100 क्यूबिट दे दो, ये तो मैंने ठीक लिखा है और मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी है 400 की, विच इज गुड। यहाँ पर ये 100% ऑफ द इमेज लेनी चाहिए थी स्क्रीन से, लेकिन ये छोटा नहीं हो रहा है। लेट मी जस्ट रिमूव दैट विड्थ फॉर नाउ। एक बार मैं विड्थ हटाता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब वो चीज काम कर रही है, ठीक है। तो हमने विड्थ डिफाइन कर रखी थी वहां पे, तो उसको बाय डिफॉल्ट उसने 400 विड्थ ले रखी थी। लेकिन आप देखो क्या हो रहा है कि जब मेरा स्क्रीन साइज 400 पिक्सल से छोटा है, तो मेरी इस इमेज ने 100 व्यू विड्थ ले रखी है, पूरी की पूरी 100 व्यू विड्थ ले रखी है, मतलब 100% ऑफ द स्क्रीन ले रखी है। जैसे ही मैं 400 से बड़ा होता हूँ, तो मेरी स्क्रीन इमेज ने हाफ ऑफ द व्यू विड्थ ले ली। तो साइजेस का यही काम है। साइज का काम समझ में आ रहा है आप लोगों को? साइज का काम क्या है? ये बेसिकली बताता है आपको कौन सी वाली जो इमेजेस हैं उनको क्या साइज देना है, किस स्क्रीन साइज पर आपकी इमेज का साइज क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। सोर्स सेट को अलग ट्रीट करो। सोर्स सेट का मतलब बस ये है कि ये हमारी इमेजेस के सोर्सेज हैं बहुत सारे, बस और कुछ नहीं। और साइज का मतलब ये है कि हमारी इमेजेस के ये साइजेस हैं बहुत सारे। और फिर अगर आप इसे बड़ा करते रहोगे तो 600 के ऊपर जाने के बाद ये और छोटा हो जा रहा है, क्योंकि इसको मैंने 33% दे दिया है, ठीक है। तो वो जो मैंने गैलरी वाला एप्लीकेशन कहा था आपको, वो बनाना आसान होगा, ठीक है। मैंने गैलरी वाला एप्लीकेशन के लिए बस कुछ नहीं करना, इस चीज को रिपीट कर देना है। कमांड सी, कमांड बी, कमांड बी। तो ये तो खैर बड़ा हो गया ज्यादा ही। तो यहाँ पर देख लो, अभी फिलहाल हमारा ये इस तरीके से है, और इसके बाद ये 2 में आता है और 3 में कब आएगा फिर? एक सेकेंड, हमें इसकी विड्थ भी डिफाइन करनी चाहिए यहाँ पर। विड्थ, अच्छा, तो यहाँ भी 400 पिक्सल और यहाँ भी 400 पिक्सल। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही इसको जगह मिलेगी छोटी, अब जैसे जगह नहीं मिली इसे, तो इसने एक लाइन में आ गया, ये जगह मिली तो ये 2 लाइन में आ गया, और उसके बाद जैसे इसको और थोड़ी जगह मिलेगी, 3 लाइन में भी आ जाना चाहिए था इसको। देखो इस तरीके से 3 लाइन में आता है ये, और ये 1 2 3 लाइन में इस तरीके से इसलिए हिल रहा है क्योंकि इसको मैंने बहुत सारे स्क्रीन साइजेस दे रखे हैं, ठीक है। और डीपीआर का भी सीन चल रहा है यहाँ पे, और स्क्रीन साइजेस इसको मैंने बहुत सारे दे रखे हैं। इसी वजह से ये 3 लाइन में भी आया, यहाँ पे छोटा करेंगे, 2 लाइन में भी आएगा और छोटा करेंगे तो 1 लाइन में भी आएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इसको सिर्फ एक ही स्क्रीन साइज दिया, एक सेकेंड, सिर्फ एक ही स्क्रीन साइज दो सोर्स सेट के अंदर, सोर्स सेट ही ना दो इसको, तो आप देखोगे, मैं यहाँ पे सोर्स सेट हटा देता हूँ, तो गैलरी वाली चीज यहाँ पे काम करेगी फिर। 1 2 और 3। अब मैंने सोर्स सेट हटा दिया और सिर्फ साइजेस दे रहा हूँ मैं इसको। हमारी इमेज जो 400 पिक्सल की है, मैंने अभी यहाँ पर 400 पिक्सल डिफाइन कर दिया, और अब देखते हैं कैसे काम करता है। अब ये हमारी ये कुछ इस तरीके से दिख रही है हमारी गैलरी, इसको मैं छोटा करता हूँ, एक सेकेंड। कई बार उल्टी सीधी तरीके से काम करता है यार। हाँ, एक सेकेंड। कौन सी, और इसको मैं ऐसे ही छोटा कर लेता हूँ। अब देखोगे ये 2 लाइन में आया और अभी 1 लाइन में आया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसको इस तरीके से बनाना है रिस्पॉन्सिव, तो हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं।
और इसी के नीचे अगर हम एक और इमेज का लेयर लगा देंगे तो हमें यहाँ पर दो रोज में दिखाई देंगे इमेजेस। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो इमेजेस है मैंने इनको अगर ऐसे किया कॉपी एंड मैंने एक और पेस्ट कर दिया तो मेरे पास अब 6 इमेजेस हो गई यहाँ पर, राइट। तो वो 6 इमेजेस मुझे इस तरीके से दिखाई दे रही है। और मैं छोटा करूंगा इसे तो मेरे पास ये 2 रोज में इमेज आ चुकी हैं, सॉरी 3 रोज के अंदर 6 इमेजेस हैं। और मैं और छोटा करूंगा मतलब फोन के साइज में आऊंगा तो मेरे पास ये इस तरीके से इमेजेस आ रही हैं, राइट। तो यहाँ पर साइजेस डिफाइन करेगा, आपको समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है। क्या किसी को साइज में और सोर्स सेट के अंदर अभी भी कोई डाउट है? मैं सोर्स सेट और साइजेस को दोबारा हिसाब लिख देता हूँ। दोनों को वैसे अलग अलग ही ट्रीट करना, आप लोग कभी दोनों को मिक्स मैच मत करना, नहीं दिक्कत। साइजेस वर्क करेक्टली इन क्रोम एज वेल, ठीक है। साइजेस काम करता है क्रोम में, मतलब ये कह रहे हैं कि ये चीज काम करेगी क्रोम के अंदर ठीक से, ठीक है। सोर्स सेट लेकिन इशू कर जाता है क्रोम में। um, इसका लेकिन हाँ, जैसे किसने पूछा कि भैया इन दोनों का सोर्स सेट और साइजेस का कंबाइन करके कोई अल्टरनेटिव वगैरह है क्या, तो इसका जो सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव होता है वो ये होता है कि हम इमेजेस को कभी भी इस तरीके से स्टाइल कर ही नहीं रहे होते हैं। हम इमेजेस को डाल रहे होते हैं डिव्स के अंदर एंड देन हम उनके अंदर फ्लैक्स बॉक्स लगा रहे होते हैं। फ्लैक्स बॉक्स की हेल्प से आप लोग अपने पूरे के पूरे जो इमेज का जो कंटेनर है उसको आप हैंडल कर रहे होते हो, ना कि सिर्फ अपनी इमेजेस को। और उसके हिसाब से आप लोग छेड़खानी कर रहे होते हैं इमेजेस के साथ। और रिस्पॉन्सिव इमेजेस अगर हम बना भी रहे होते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास और भी डिफरेंट चीजें होती हैं, मीडिया क्वेरीज वगैरह होती है। मीडिया क्वेरीज हम अलग लिख रहे होते हैं। तो मीडिया क्वेरीज में बता देते हैं कि जब इतना साइज है स्क्रीन का तो आपकी जो इमेज है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, और जब इतना साइज है इमेज का तो स्क्रीन का तो आपकी इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो जो काम हम यहाँ पर साइजेस में कर रहे हैं वही सेम काम हमारा मीडिया क्वेरीज में हो रहा होता है, विच इज इन सीएसएस ओनली, ठीक है। लेकिन आपको अभी से समझना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा मीडिया क्वेरीज भी। थोड़ा बहुत वहाँ पे और चीजें आ जाती है, स्क्रीन वगैरह आ जाती है, लेकिन हाँ वो भी ऐसी क्वेरी लिखी होती है कि आप लोगों ने बताया कि मैक्स वेट कितनी है, मिन वेट कितनी है, और फिर क्या साइज होना चाहिए। दोनों की दोनों सेम सेम होती हैं। ये मुझे आई थिंक मीडिया क्वेरीज के टाइम पे साइजेस आप लोगों को समझाना चाहिए था। सोर्स सेट समझा देता यहाँ पे और साइजेस समझाता वहाँ पे, लेकिन चलो ठीक है एक साथ ही समझ लेते हैं दोनों चीजें। और देख लेते हैं कोई डाउट। कैन बी यूज पिक्चर एलिमेंट टू डू रिस्पॉन्सिव ऐप डिजाइन सर? यस बिल्कुल। एक पिक्चर एलिमेंट भी होता है जिसके अंदर आप लोगों के और कुछ फंक्शनलिटीज भी मिलती होती है। पिक्चर के अंदर आप लोग पिक्चर कैप्शन वगैरह भी डाल सकते हो, और उसके अंदर आप डिफरेंट इमेजेस डाल सकते हो। लेकिन वो अगेन ये कुछ ऐसी चीजें है जो कि थोड़ी और एडवांस टाइप की चीजें आती है, राइट। थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हो जाती हैं, एक्स्ट्रा करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं हमारे पास। लेकिन जो अभी हमने सीखा इसकी हेल्प से भी आप लोग बना सकते हो रिस्पॉन्सिव इमेजेस। हमने देख ही लिया, हमने जो वो गैलरी वाला जो एक असाइनमेंट भी दिया हुआ था वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आगे वो करते हैं। आई थिंक सोर्स सेट और साइजेस के अंदर अब कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर अभी भी कोई इशू आ रहा है तो प्लीज आप ये जो मैंने अभी समझाया इसको या फिर जो क्लास में समझाया था उसको दोनों को एक बार दोबारा से देख लेना। हाउ टू डू रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट? रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट वैसे ज्यादा करना नहीं चाहिए हमें। रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट अगर करना है तो उसके लिए हम पिक्सल ना डिफाइन करके टेक्स्ट साइज को व्यू विड्थ के हिसाब से डिफाइन कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज हम मीडिया क्वेरीज के अंदर रिस्पॉन्सिव डिजाइन देख रहे हो तो आप वहां पर देखोगे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए टेक्स्ट साइज को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट आ जाएगा काम में। कैन वी मेक वेरियस सोर्स सेट विद कॉम्बिनेशन ऑफ डीपीआर एंड विड्थ? हाँ बिल्कुल। तो आप लोग चाहो तो 8-10 सोर्स सेट दे सकते हो अपनी इमेज टैग को, कि ये मेरे 8-10 सोर्स सेट है और इनमें से जो भी आपका बेस्ट कंडीशन हो उस टाइम पर ये वाली इमेज लोड कर दो। लेकिन मोस्टली होता क्या है, जब आप कभी बनोगे वेब डेवलपर तो आप देखोगे आपको इतनी सारी इमेजेस देगा नहीं डिजाइनर, ठीक है, या फिर कंपनी। आपको एक दो इमेजेस ही मिल रही होगी, उसी को आप लोग कंप्रेस वगैरह कर रहे होगे ऑनलाइन टूल्स के अंदर और फिर लगा रहे होगे। तो आप खुद ही वहां पे 2-3 इमेजेस लगा रहे हो, तो उसी से आपकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी खासी हो जाती है। आपके ब्राउजर्स भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं काफी हद तक। आपने अगर एक इमेज ऑलरेडी लोड कर दी अपने ब्राउजर में तो दूसरी टाइम वो कैशे में से उठा रहा होता है इमेज को, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया परसेंटेज और पिक्सल में क्या डिफरेंस है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, हमारी जो सीएसएस की क्लास होगी उसके अंदर। कंफ्यूजिंग बिटवीन पिक्सल एंड व्यू विड्थ, ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, पिक्सल क्या होता है व्यू विड्थ क्या होता है। तब आप एक बार वो वाली क्लास देखने के बाद वापस इस क्लास को देखना तो शायद और अच्छा लगे। भैया मॉन्स्टर के बारे में बताओ, कितना डिमांड में है इंडस्ट्री में? बहुत ज्यादा डिमांड में है मॉन्स्टर इस टाइम पर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। आई मीन अगर आप लोगों के पास मॉन्स्टर की नॉलेज है तो आप लोगों को स्टार्टअप्स तो खैर बहुत ज्यादा ही डिमांड में है। बड़ी कंपनी जो होते हैं उनका कुछ अलग ही सिस्टम होता है, वो अगर मान यूज कर भी रहे हैं तो भी आप लोगों से डीएसए तो पूछेंगे। लेकिन स्टार्टअप्स खासकर ये होता है कि अगर आपका माउंट स्टैक आपने बता दिया है तो काफी सारे स्टार्टअप जो है वो उसी के इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों को कई बार जज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको तुरंत काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं। डीएसए पूछते हैं वो, लेकिन फिर वो डीएसए और डेवलपमेंट के अंदर खेल जाता है कि इसको अच्छा इतनी डीएसए की नॉलेज है और इतनी डेवलपमेंट की नॉलेज है तो ठीक है इसको ले लेते हैं।
ठीक है, वो फ्लेक्सिबल लोग होते हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पर आप लोग काफी बचाते हो। मेरा एक्चुअली काफी फ्रेंड है जो कि अपनी डेवलपमेंट की नॉलेज के बेसिस पे काफी सारी कंपनीज में लगे थे और अभी भी काम कर रहे हैं वो booking.com के अंदर, तो वहां भी वो डेवलपमेंट की नॉलेज के बेसिस पे लगे थे अपनी। ठीक है, शुड वी प्रैक्टिस मोर HTML और इज दिस इनफ? आई थिंक दिस इज इनफ, और सारे टैग्स हमने कवर कर लिए हैं। और आप ये आप देखोगे हमारे इस मर्ज टैग कोर्स के अंदर इससे ज्यादा HTML आप यूज नहीं करोगे, और अगर कर भी रहोगे तो वो आप देख ही लोगे करते करते। बट जितना HTML अभी तक हमने कर लिया, दिस इज मोर देन इनफ, हमने ज्यादा ही टैग्स पढ़ लिया है। मैं DSA क्लास होगी क्या? DSA का कोर्स मैं कभी बनाने का ट्राई करूंगा फ्यूचर में। इज DSA मैंडेटरी फॉर मंथ स्टैक? नो, नॉट एट ऑल। DSA को आप अलग करो, मंथ स्टैक को अलग करो, मिक्स मत करने का ट्राई करो, कोई जरूरत नहीं है DSA और मंथ स्टैक को मिक्स करने की। एक चीज होता है कि अगर आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग कुछ एनिमेशन वगैरह बनाना चाहते हो, कुछ अच्छा कुछ स्टाइलिश बनाना चाहते हो, तो कई बार वहां पे आप लोग को रिक्वायरमेंट होती है मैथ की। मैथ के अंदर वही ट्रिग्नोमेट्री की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, तो वो है तो आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अपना काम कर लेते हो, बाकी DSA की रिक्वायरमेंट नहीं होती डेवलपमेंट करने। हाउ टू राइट टैग इन अनदर टैग? ये तो बहुत ही सिंपल है यार। आई मीन एक टैग के अंदर दूसरा टैग लिखने में क्या इश्यू है आप लोगों को? LI के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर LI, मतलब पहले LI के अंदर आर्टिकल लिखो, आर्टिकल को फिर क्लोज करो एंड देन LI को क्लोज कर दो। ठीक है, आपने यहाँ पर भी देखा ना, काफी सारे हम ये तो कर रहे हैं, जैसे हमने हेड स्टार्ट किया यहाँ पे, ये हमारा हेड स्टार्ट हुआ, उसके बाद जैसे इसके अंदर टाइटल आया मान लो, क्योंकि मेटा वगैरह, तो ये मेटा वाले टैग तो आपके एम्प्टी टैग होते हैं, इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। लेकिन टाइटल टैग को अगर आप देखोगे तो ये स्टार्टिंग है और ये क्लोजिंग है, इस तरीके से स्टाइल भी आपका स्टार्ट है क्लोज है। तो आई थिंक अगर आपको इस सोर्स सेट और साइज से साइज डाउट अगर क्लियर हो गए हैं, तो हम असाइनमेंट नंबर 3 पर मूव कर सकते हैं, और जरा उसको भी क्विकली देख लेते हैं। Extend our personal website project to include these two sections, places I want to visit with images and my favorite food recipe। इसको काफी सारे लोगों ने काफी बनाया भी था। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली, हमारी जो ऑलरेडी वेबसाइट थी उसी को ही मैं चाहता था कि आप लोग उसी के कोड को एक्सटेंड करो, दिस वन। तो इसी के अंदर आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर रहा था चीजों को, ज्यादा कुछ नहीं। ये जो आर्टिकल है, इसी आर्टिकल को कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन इस बार जो कॉपी पेस्ट किया वो अपनी प्लेसेस आई वांट टू विजिट के हिसाब से कर लिया। तो जो आपको दिखेंगी चीजें वहां पे आपको दिखेगा, मे बी हो सकता है मालदीव्स, देन उसके मालदीव्स के नीचे इमेज है और देन उसके बाद उसका कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ है, बस सेम चीज में कॉपी पेस्ट करने के लिए गया था। एंड देन जो इसके बाद था विच वाज की सिमेंटिक टैग्स के ऊपर एक बेसिक वेबसाइट बनाने का ट्राई करो। उसके अंदर अगेन कुछ भी नहीं है, HTML टैग्स लगाने हैं, पैराग्राफ टैग्स लगाने हैं, बहुत सारे टेबल वगैरह बनाने की, इमेजेस लगाने की। तो बेसिकली जितना भी अभी तक सब कुछ हमने पढ़ लिया है, उन सबको एक साथ लगाने के लिए वो एक असाइनमेंट था, और काफी सारे लोगों ने इसको भी किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को जानना है कि वो कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग अगेन डाउट सेक्शन के अंदर जा सकते हो। भैया व्हाट इज डिव टैग? चलो डिव टैग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो डिव टैग एक डिव का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, समझ लो जिनको डाउट है डिव टैग के अंदर, वैसे तो हम डिव टैग को अच्छे से पढ़ रहे होंगे बाद में, लेकिन काफी सारे लोगों ने उठा ही लिया है और हमारे असाइनमेंट्स के अंदर आई डोंट थिंक कोई ज्यादा डाउट वाली चीजें हैं। तो डिव टैग को उठा लेते हैं। डिव टैग की हेल्प से आप लोग डिविजन्स बना सकते हो। डिव टैग्स आर एम्प्टी टैग्स, इनके अंदर कोई भी सिमेंटिक मीनिंग नहीं होता इनका। तो डिव टैग बेसिकली एक कंटेनर की तरह समझ सकते हो। ठीक है, डिव टैग्स आर एक्चुअली कंटेनर एलिमेंट्स, इनके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिव, ये दिखेगा नहीं कहीं भी, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे हेलो, तो ना तो ये पैराग्राफ है ना ये हेडिंग है, ये कुछ भी नहीं है, बस इसने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक एम्प्टी कंटेनर लिया और उसके अंदर ये खाली टेक्स्ट लिख दिया हेलो। ये कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। एक सेकंड में यहाँ पे इसको दिखाने के लिए इमेजेस वाले पार्ट को हटा देता हूँ। मैं बीच में इस डिव की बात कर रहा हूँ, तो इस डिव को देखते हैं। यहाँ पर देखो हेलो टेक्स्ट लिखा आ रहा है, एक्चुअली ये एक डिव टैग के अंदर लिखा हुआ मैंने। और डिव टैग्स हमारे काम में आते हैं हमारे लेआउट्स के अंदर डिविजन्स बनाने के। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे एक एम्प्टी बॉक्स बनाना है, तो मैं लिखूंगा डिव और इसके अंदर मैं एक और डिव लिख दूंगा इस तरीके से, और इस वाले डिव को मैं क्लास दे दूंगा अलग से बॉक्स, और इस वाले डिव को मैंने क्लास दे दी अलग से सर्कल। इसके बाद ये जो क्लास मैंने दी है ना सर्कल और बॉक्स, इनको मुझे स्टाइल भी करना होगा। ठीक है, मुझे इनको अलग अलग स्टाइलिंग देनी होगी, लेकिन इसके लिए अगेन वही CSS आनी जरूरी है। CSS के अंदर हमारा डिव टैग ज्यादा सेंस बना रहा होता है, इसीलिए हम जब CSS कर रहे होंगे तब कर रहे होंगे। मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता यार बिना CSS बताए आप लोगों के। मैं अभी यहाँ पे CSS के जो प्रॉपर्टीज है वो लिखना स्टार्ट कर दूं, तो आप लोग काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे। तो इसीलिए डिव टैग को फिलहाल के लिए कर दो इग्नोर, और डिव टैग को जब हम सीख रहे होंगे अच्छे से, CSS सीख रहे होंगे तब डिव टैग को देख लेंगे।
टेंशन ना लो, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। मैं डाउट्स ले लेता हूँ अगर किसी के हैं तो। ऊपर से चलते हैं डाउट्स पर। इमेज रिस्पॉन्सिव समझा दो, अमित का डाउट था ये, मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे होता है। भैया व्हाट डू यू थिंक वी शुड प्रैक्टिस एंड वेयर? अभी फिलहाल के लिए जितना असाइनमेंट के अंदर दिया जा रहा है दैट इज इनफ। उसके अलावा मैं आप लोगों को बीच बीच में कोई मेरे को अच्छा लगा कि ये चीज करानी चाहिए, असाइनमेंट देना चाहिए, कोई चैलेंज मुझे लगा तो वो मैं चैलेंज भी आप लोगों को देता रहूंगा। आप लोगों को अगर खुद से भी तैयारी करनी है अपनी, तो आप लोग अगेन वही W3 स्कूल हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर उन्होंने जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो टॉपिक्स के एंड में ये कुछ असाइनमेंट सा दे देते हैं छोटा सा, लेकिन अगेन वो ऐसे मजे लेने के लिए है। होता क्या है, HTML के अंदर देर इज नॉट मच दैट यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है, या फिर देर इज नॉट मच दैट यू कैन लर्न। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम कोई थियोरेटिकल चीज है या फिर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीज है कोई जिसको मुझे अच्छे से सीखना है, सीखने वाली चीज नहीं है HTML के अंदर, ठीक है। DSA होता तो DSA के अंदर हम चीजें सीख रहे होते हैं, उसके बाद सिर्फ कुछ कुछ और क्वेश्चन कर रहे होते हैं। इट्स नॉट द सेम विद HTML। CSS कर रहे होगे तो आपका खुद मन करेगा कुछ कुछ बनाने का, लेकिन जब तक CSS नहीं किया तो खाली HTML में तो कुछ नहीं कर सकते। तो टेंशन ना लो, अभी CSS आएगा तो मैं बहुत सारी चीजें दूंगा बनाने के लिए, वो सब बनाएंगे। एंड देन जब हम जावास्क्रिप्ट कर लेंगे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो फिर हम काफी कूल कूल और भी चीजें कर पा रहे होंगे CSS के साथ, एनिमेशन वगैरह अच्छी बना पा रहे होंगे एंड ऑल। तो अभी फिलहाल के लिए ज्यादा प्रैक्टिस अगर आप लोगों को करनी है तो खुद से देखो, मुझे लेआउट कोई लेआउट देखो उसको बनाने का ट्राई करो बस। रिस्पॉन्सिव इमेज समझा दिया है भैया, मैंने सभी क्लास अटेंड किया है, 2% कंप्लीट बता रहा है, एक क्लास में बस ग्रीन टिक लगा रहा है भाई। एक्चुअली ये इस वाले के अंदर भी है जिसमें मैं जिस अकाउंट से मैं लॉगिन हो रखा हूँ, आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है। मोर HTML टैग्स एंड टेबल, बस इसके अंदर ग्रीन टिक लगा रहा है और बस सब बच्चों का देख ही रहा हूँ प्रोग्रेस, 2% पे अटका हुआ है सबका। ये बात करनी पड़ेगी मुझे, बात करके बताता हूँ इसके बारे में क्या सीन है। प्रैक्टिस के लिए मिनी प्रोजेक्ट्स कहाँ मिलेंगे रियल वर्ल्ड रिलेटेड? नहीं दे रहा हूँ। HTML खाली HTML से कोई रियल वर्ल्ड चीज नहीं बना सकते आप, ठीक है। वो जो आपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना लिया था ना, पर्सनल वेबसाइट, दैट वाज लाइक द पीक। उससे ज्यादा क्या ही बना लोगे खाली HTML से। तो अभी आएंगे धीरे धीरे करके पर्सनल और मिनी प्रोजेक्ट्स में दूंगा आपको। गूगल फॉर्म फॉर डिस्कॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। आपको करना क्या है, जो जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है, अगर कोई लोग अभी बाद में जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनको करना क्या है कि उनको डिस्कॉर्ड में जाना है और ये जो हमारा चैनल है विच इज गेट फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल, इसके अंदर आके अपना मैसेज कर दो। जैसे यहाँ पे काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, मैसेज में क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी दे दो। दूसरी चीज एक और समझो, जो लोग ईमेल आईडी दे रहे हैं एंड इफ दे आर नॉट एनरोल्ड इन आवर कोर्स दे विल बी बैंड। अगर आप लोग अपने दोस्तों को बोल दे रहे हो उनको बैन कर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी आपको ईमेल आईडी कोरस्पॉन्डिंग एक रोल असाइन हो रखा है, एक आईडी असाइन हो रखी है डिस्कॉर्ड आईडी, तो फिर दूसरी वाली डिस्कॉर्ड आईडी को देखे पहली वाली को बैन कर दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ करने का ट्राई किया गया तो ये वाला आके फिल कर देना, ठीक है, और आप लोगों को रोल मिल जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, क्या कर लिया असाइनमेंट सॉल्व भैया? क्या कोर्स में टेलविंड CSS भी बताएंगे? नहीं, टेलविंड नहीं बताऊंगा, बट बूटस्ट्रैप है हमारे कोर्स के अंदर। तो बूटस्ट्रैप की हमारी क्लास होगी, इसके अंदर बूटस्ट्रैप के बेसिक समझ रहे होंगे। बूटस्ट्रैप भी एक्चुअली होल न्यू अनदर थिंग है एकदम। बूटस्ट्रैप में घुसे तो घुसते चलेंगे, लेकिन यूज कैसे कर रहे होते हैं बूटस्ट्रैप के जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो सीख लेंगे। फेविकॉन के बारे में एक क्वेश्चन था आदित्य राज सिंह का, फेविकॉन को जरा देख लेते हैं। सपोज करो मुझे इसके अंदर फेविकॉन लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा? सबसे पहले तो हमें फेविकॉन लिखाना पड़ेगा। मेरे पास एक फेविकॉन था पहले, उसी फेविकॉन को मैं लिखा जाता है यहाँ पे। तो ये रहा फेविकॉन, राइट, कॉमन सी, और इसके अंदर डालता हूँ कमांड वी। ये फेविकॉन.ico फाइल है, इसको अपने उस फोल्डर में लेके आ जाओ जिसके अंदर भी आपको फेविकॉन लगाना है। ये फेविकॉन.ico कहाँ मिलेगा? तो वेबसाइट है हमारे पास फेविकॉन.io करके है, फेविकॉन जनरेटर.io, या फिर जो भी है फेविकॉन जनरेटर सर्च कर लेना गूगल पर, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आओ और यहाँ पर लिखो लिंक। ये जो लिंक टैग होता है जिससे हमने अपनी स्टाइल भी हम लिंक कर रहे होंगे बाद में, इसके अंदर रिलेशनशिप के अंदर एक चीज बताता हूँ इसके अंदर बढ़िया कि लिंक, और यहाँ पे आओ नीचे फेविकॉन के अंदर, तो रिलेशनशिप शॉर्टकट आइकन अपने आप लिखा जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये फेविकॉन.ico यहाँ पे लिखा आ गया, एंड देन ये टाइप है। अब अगर हम अपने इसको खोलेंगे तो आई होप आ जाए। हाँ आ गया है, देख रहे हैं यहाँ पे इमोजी बन के आ गया। ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है, पता नहीं। पिछली बार जब हमारा काम नहीं किया था ये, तो रीजन था ये हमारा एक्सटेंशन जो हमने लगा रखा लाइव सर्वर वाला, लेकिन इस बार ये काम कर गया।
तो लाइव सर्वर की दया के ऊपर है। खैर ये लिंक के बारे में अभी हम और भी पढ़ रहे हैं, जब हम स्टाइल को लिंक कर रहे होंगे कुछ नहीं होता, इस लिंक की हेल्प से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को अपनी इस फाइल के साथ लिंक कर पाते हो, अपनी एचटीएमएल फाइल के साथ। तो हमने यहाँ पर ये इसको बताया कि रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन है शॉर्टकट आइकन, ये बस एक वन टाइम सेटअप वाली चीजें तो रखने वाली चीज है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमने बताया इसका href क्या है, मतलब जाना कहाँ है इसको, और टाइप क्या है इसका, तो इमेज है। तो ये सब ना रखने वाली चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमारा फैब्रिकॉन आ जाता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में डीएसए रिक्वायर्ड है क्या? देखो अगर आप लोगों को सिर्फ फुल स्टैक डेवलपर बनना है, अपना खुद से फ्रीलांसिंग वगैरह काम करना है, तो डीएसए नहीं पूछेगा कोई। लेकिन अगर आप लोगों को डेवलपमेंट की जॉब पानी है तो वहां पर डीएसए पूछा जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। वो चाहे किसी भी कंपनी के अंदर हो, किसी भी कंपनी ने अगर ओपनिंग निकाल लिया कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर ये वर्टिकल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि इस बंदे को हमें क्या बनाना है। अल्टीमेटली सबके सब लोग डेवलपमेंट ही कर रहे होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब हमें बनना होता है तो हमें वहां पर डीएसए राउंड के इंटरव्यूज देने होते हैं। क्यों देने होते हैं? क्या कंपनी में आके डीएसए कर रहे होते हैं? नहीं, कंपनी में आके डीएसए नहीं कर रहे होते, लेकिन कंपनीज ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि हमारा ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के ऊपर जो खड़े उतरेंगे लोग उनको हम सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो वो डीएसए बना रखा उन्होंने कि डीएसए के लोगों को हम हायर कर रहे होंगे, डीएसए के बेसिस पे लोग हायर कर रहे होंगे, जिसका डीएसए अच्छा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है, उसको हम हायर कर रहे होंगे। और एक्चुअली ऐसा होता है कंपनीज के अंदर ना, ऐसा नहीं होता स्ट्रेट अवे कि आपको बस ये पेज बनाना है या ये पेज बनाना है, नहीं, ये काम नहीं कर रहे होते आप, ये तो फ्रंट एंड वाले काम कर रहे होते हैं। आप लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, एक एक्चुअल जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है कंपनी के अंदर, उसको आप सॉल्व कर रहे होते हो, तो वहां पर आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी जरूरी भी है। तो फुल स्टैक डेवलपर जब वो बना रही होती है कंपनी, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर फुल स्टैक डेवलपर जब आप बनते हो, तो काम तो आप यही करोगे, रिएक्ट के अंदर काम करोगे, नोड जेएस के अंदर काम करोगे, या फिर और कोई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, गोलैंग वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उनमें काम कर रहे होगे। लेकिन डीएसए के बेसिस पे आप लोगों को फिर भी वो जज कर रहे होंगे। बात क्लियर हो रही है? लेकिन अगर आप लोग फ्रीलांसिंग के लिए काम कर रहे हैं, अगर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो, तो वहां पे आपको आप देखोगे फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर कहीं भी ऐसा ही लगा कि यार डीएसए आता होता तो मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा और बना देता। नहीं, हम कोई इसमें डीपी ग्राफ एल्गोरिथम नहीं लगा रहे होंगे इसके अंदर। बात समझ आ रही है? आई कांट एक्सेस द अलर्ट्स चैनल, व्हाट टू डू। तो आपको मैंने बता दिया, आपके पास हो सकता है वो रोल ना हो, तो उस रोल को यहाँ पे ढूंढ लेना। उस रोल के लिए आप लोगों को पता है गेट पुश कंट्रोल वाला जो चैनल है उसके अंदर कमेंट करना। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे इसका मतलब आप लोग आप एक्सेस कर सकते हो अलर्ट चैनल को। मारा है, कॉलम को टारगेट नहीं कर पा रहा हूँ, कॉलम को टारगेट करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, रिस्पॉन्सिव इमेज बता दिया है, टेबल के ऊपर रेड बॉर्डर बता दिया मैंने, उसके लिए बॉर्डर ही होता है, फोटो गैलरी बता दिया है, लाइनें बोल्ड करने का तरीका बता दिया है। मर्न फुल फॉर्म विद एवरी लैंग्वेज यूसेज। मर्न फुल फॉर्म, मर्न का मतलब होता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड.js। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो होगी जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल एंड सीएसएस आर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। एचटीएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज और सीएसएस की आप लोग स्टाइलिंग कर रहे होते हो, इनसे आप लोग प्रोग्राम नहीं लिख सकते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जावास्क्रिप्ट होगी। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। हाउ टू पुट हाइपरलिंक इनसाइड टेबल। टेबल के अंदर हाइपरलिंक पुट करना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेबल के अंदर आओ और टीडी के अंदर डाल दो इसको, जैसे ये हमारी टेबल है, ये हमारी टेबल है, इसके अंदर मुझे इस मंडे को मुझे वो बनाना है, हाइपरलिंक बनाना है। तो इस मंडे के अंदर आऊंगा मैं, यहाँ पे ए टैग लगा दूंगा इस तरीके से, और इस मंडे को इसके अंदर लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो आप देखोगे हमारा मंडे है, ये हाइपरलिंक बन चुका है। इसके अंदर इसका जो लिंक है वो डाल देना एचएफ के अंदर। अगर पूरी टेबल को आपको बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। अगर पूरी टेबल को बनाना है हाइपरलिंक, तो इस पूरी की पूरी टेबल को डाल दो ए के अंदर, ठीक है। ए टैग के अंदर पूरी की पूरी टेबल को डाल दो। थोड़ी सी वियर्ड चीज हो जाएगी, लेकिन अगर आपको करने का मन कर रहा है कभी ऐसा, तो ये पूरी पूरी टेबल देख रहे हो, एक वन बिग लिंक है ये, बनाने की जरूरत पड़े कि ना पड़े, लेकिन हाँ किसी भी चीज को आप लिंक बना सकते हो। हटा रहा हूँ बिकॉज ये ऐसी चीज है, लेकिन आप किसी भी चीज को लिंक बना सकते हो, समझ रहा हूँ। टेबल बॉक्स को सेम से कैसे करें, उसके लिए हम यहाँ पे वेट्स डिफाइन करेंगे। अगेन उसके लिए सीएसएस यूज करनी पड़ेगी, कि आप लोग जितने भी टीआर टीएच और टीडीज हैं, मतलब टीएच और टीडीज को वेट से प्रॉपर्टी दे दिया आपने कि वेट इनकी फिक्स रहेगी 400 पिक्सल, तो सबकी वेट पे 400 पिक्सल की रहेगी। ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जिनके कुछ टूल्स सीएसएस के अंदर रखे हुए हैं। हाउ डिड वी होस्ट इन 127.0.0.1? वेल, ये हम होस्ट कर पाए इसकी वजह से
लाइव सर्वर एक्सटेंशन नहीं वैसे, तो इसको आप लोगों को इंस्टॉल करना है। ये पहली क्लास में बताया था कि लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, ये आप लोगों का लोकल होस्ट पे चला देता है, तो अपने आप ही वो लोकल होस्ट पे होस्ट करके जाती है, लोकल होस्ट के ऊपर आपकी वेबसाइट। ठीक है, इसके ऊपर एक पोर्ट ओपन कर देता है वो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। डीपीआर कैसे डिसाइड होता है वर्चुअल पिक्सल क्लियर नहीं है, मैंने काफी बार बता दिया डीपीआर का कंसेप्ट। डीपीआर का कंसेप्ट होता है कि डीपीआर जिसका हाई है उसके अंदर ज्यादा पिक्सल है, बेसिकली कम ज्यादा पिक्सल डेंसिटी है उसकी। पिक्सल डेंसिटी मतलब सेम जगह के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ पिक्सल्स हैं। तो आपको एज अ डेवलपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डीपीआर की भी और पिक्सल डेंसिटी की भी, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बोलोगे ठीक है 300 पिक्सल कितना होता है, आपको पता है डिजाइनर ने 300 पिक्सल का डब्बा बना के बोला है, आप 300 पिक्सल ही लिखोगे। ठीक है, ये डब्बा 300 पिक्सल का दिखेगा। अब वो 300 पिक्सल का डब्बा जो है वो इस फोन के अंदर, नोकिया के फोन के अंदर ऐसा दिखेगा, आईफोन के अंदर भी उतना ही बड़ा दिखेगा और दूसरे फोन के अंदर भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा वो, कि आपने उसको डिफाइन कर दिया कि वो 300 पिक्सल का ही बॉक्स रहेगा हर फोन के अंदर। तो जिस फोन की पिक्सल डेंसिटी हाई भी है उसके अंदर भी वो 300 पिक्सल का ही दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो पा रहा है भैया? क्योंकि इंटरनली वो ब्राउजर जो है वो डीपीआर यूज कर रहा है। इंटरनली वो ब्राउजर डीपीआर की हेल्प से कैलकुलेट कर रहा है कि मुझे इसको फिजिकली कितने पिक्सल प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, अगर डीपीआर डबल है किसी फोन का और आपने 300 पिक्सल डिफाइन कर रखा है, तो स्मॉल फोन के अंदर अगर 300 पिक्सल है तो बड़े फोन के अंदर वो 600 पिक्सल की जगह ले रहा होगा। लेकिन क्योंकि उसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ पिक्सल है इसलिए दोनों के अंदर सेम साइज की इमेज दिखाई देती है। ये मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया था क्लास के अंदर, तो आप लोग वो वाली क्लास एक बार और देख लेना। भैया प्लीज ये इमेज मत डालो, ये तो कंफ्यूज कर रही है। मेरे को लगता है इससे ज्यादा अच्छे तरीके समझ नहीं आया किसी और इमेज के थ्रू। 400 800 600 सब दिख रहा है उसके अंदर, इमेज के अंदर। मैं कोई और इमेज लेके आता उसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आप लोग। ठीक है, कुत्ते घोड़े हाथी की इमेज लेके आता उसके अंदर लगता है भाई क्या चल रहा है। वेट पिक्सल समझ में आ गया। पिक्चर एलिमेंट आप देख सकते हो नेट के ऊपर बहुत सारी, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ पिक्चर बेसिकली। ठीक है, पिक्चर एलिमेंट के अंदर और काफी सारी चीजें आ रही होती हैं, उसके अंदर भी साइजेस डल ही रहे होते हैं, बहुत सारी एक्सटेंशन करके तो इतनी सारी चीजें आती हैं फिर। सोर्स सेट का अल्टरनेटिव नहीं, सोर्स सेट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सोर्स सेट आपका बताता है कि ये इस इमेज को मैंने बहुत सारे सोर्सेज दे दिए। सिंपल सा तो है, इमेज का यूआरएल लिखा, स्पेस देके बता दिया कि ये किस विड्थ के अंदर आना चाहिए, कि स्क्रीन का विड्थ कितना होना चाहिए जिसके अंदर ये वाली इमेज लोड हो, बस। सोर्स सेट यूज करना कंपलसरी है नहीं, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स के अंदर आप देखोगे सोर्स सेट लगा ही नहीं रखा होता उन्होंने। आप जाके देखो एमडीएन वगैरह के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में जाके देखो, दे आर नॉट यूजिंग सोर्स सेट। बस मैंने आपको समझा दिया है कि कभी रिस्पॉन्सिव इमेज यूज करने के लिए आ जाए तो करना चाहिए। बहुत एडवांस कुछ कुछ जो मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट होते हैं ना जिनके अंदर अच्छे से ध्यान रखते हैं वो सभी चीजों का, वहां पे सोर्स सेट यूज कर रहे होते हैं। बाकी ज्यादातर लोग यूज कर रहे होते हैं सीडीएन का, ठीक है, क्लाउडनरी का, जिसके अंदर वो इमेज रन टाइम पे ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। तो वो इमेज का एक यूआरएल ऐसा देते हैं, मैंने आपको बता दी था आई थिंक। ठीक है, क्या लिंक था उसका मैं भूल गया। इमेज भूल गया, सीडीएन क्लाउड, हाँ इमेज किट डॉट आईओ। ये एक अच्छी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपनी इमेज को लोड कर सकते हो। इसके ऊपर लोड करने के बाद क्या होगा, आपने अपना अकाउंट बनाया, इसके अंदर इमेज वगैरह लोड करने का देख लेना इसमें कैसे होती है। उसके बाद आपको एक यूआरएल देना है इस इमेज का। ठीक है, तो ये मत समझना कि गूगल ड्राइव ही तो है बस गूगल ड्राइव के ऊपर डाल दे, नहीं। यहाँ पर आपकी इमेज के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की पावर भी है। आपकी इमेज अपने आप ही डिवाइस के स्पेसिफिक पिक्सल के अंदर आ रही होगी। ठीक है, या फिर आप लोग चाहो तो इमेज को ब्लर भी कर सकते हो इसके अंदर। इमेज को आप लोग जैसे ये रिस्पॉन्सिव वगैरह, तो यहाँ पर लिखा है अडैप्ट इमेज यूजिंग विड्थ हाइट क्रॉप एस्पेक्ट रेशियो एंड डीपीआर ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप आपकी इमेज डीपीआर ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अडैप्ट हो जाती है। अगर आपको अपनी इमेज के ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो वो भी ये रन टाइम पे लिख के दे देता है आपको। सर्कल वगैरह करना है अपनी इमेज को तो वो सब ये करके देता है। ऑब्वियसली ये पैसे लेता है लेकिन इसका कुछ फ्री टियर भी होगा ही। तो ये टूल यूज कर रहे होते हैं बहुत सारी कंपनीज। क्लाउडनरी की अवेलेबिलिटी 100% होती है, समझ में नहीं आ रहा होगा अभी फिलहाल, अभी हम इसको भी यूज कर रहे होंगे जब हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो बस थोड़ा सा रुक जाओ, हर चीज आएगी। ठीक है, ये मत समझो कि ये चीज अभी नहीं सिखाई, कभी ना कभी आ जाएगी वो। बहुत सारी चीजें करनी है अपने को अभी। मीडिया को यूज कर सकते हैं फॉर श्योर, करो भाई जिसको आती है वो करो। तो ये क्यों सीखा है, सोर्स सेट बहुत कॉम्प्लेक्स है। सोर्स सेट क्यों सीखा है, मैंने, मेरा काम था सिखाना और मैंने बता दिया क्या यूज है क्या फायदा है। आपको लगता है कि ये बकवास है नहीं सीखना था तो फिर आपके ऊपर है वो सब कुछ। जिसको सीखना था वो सीख लेगा। ये तो बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन था, क्यों सीखा है। मर्ज स्टैक की अपॉर्चुनिटीज क्या है, मर्ज स्टैक मैंने बता दिया आपको यार, कंपनीज के अंदर डिमांड है बहुत सारी। आपके रेज्यूमे के अंदर लिखा है ना कि इसको इसने प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो वो अलग ही चमक रहे होते हैं। आपने जो प्रोजेक्ट्स बना रखे होते हैं उनकी डिमांड तो है यार। आपका रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं है ना आज की डेट में तो शॉर्टलिस्ट होंगे ही नहीं आप। आपने डीएसए कर लिया, बहुत अच्छे डीएसए के अंदर आप हो गए, ठीक है, बहुत मान लिया आप बहुत अच्छा हो, लेकिन आपने वो शो नहीं कर रखा किसी तरीके से, राइट, और रेज्यूमे के अंदर कुछ है ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कंपनी वाले को कि इसका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करूं या ना करूं। ठीक है,
तो आपको वो कंपनी में दो ही तो स्टेप होते हैं। एक तो होता है आपको अपना रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना होता है और दूसरा स्टेप होता है इंटरव्यू क्रैक करना होता है। तो डीएसए वहां काम आएगा सेकंड स्टेप में। पहले स्टेप में ये प्रोजेक्ट्स ही काम आ रहे होंगे आपके। ठीक है, तो ये तो सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा लगता है। कॉल ग्रुप में एवरी कॉलम मेंशन करना जरूरी है? नहीं, जिस जिस कॉलम तक आप लोग स्टाइल करना चाहते हो उस कॉलम तक जाना होता है कॉल ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए जो बहुत सारे कॉलम्स होते हैं भी नहीं आपके टेबल के अंदर। बाकी एक एनथ एनथ चाइल्ड करके कुछ होता है, वो हम देख रहे होंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग इसको ऑटोमेट कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, फॉर लूप वगैरह लगा सकते हो, तो वो हम बाद में देख लेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। भैया आप मेरे डाउट्स क्यों नहीं ले रहे, क्या डाउट है आपका? व्हाट इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ इन इमेज टैग? देखो मैं बताता हूँ आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ क्या है। तो ये जो पाथ है ना, ये जो आपने यहाँ पे पाथ डिफाइन किया, दिस इज एक्चुअली एब्सोल्यूट पाथ। यहाँ पर ये जो पाथ मैंने डिफाइन किया इस इमेज के अंदर, इस इमेज टैग के अंदर देखो, अगर आपको समझ नहीं आया तो ये वाला जो पाथ है, दिस इज एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो एकदम इंडिविजुअल है और एकदम सेपरेट एंटिटी है। इसको कहीं पर भी मैं लिखूंगा तो ये तब भी मीनिंग बनाएगी। अगर मेरे लैपटॉप में तब भी मीनिंग बना रही है और इंटरनेट पे तब भी मीनिंग बना रही है, बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट पाथ, राइट? एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम बेस से लेकर पाथ। दिस इज द एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ होता है इस फोल्डर के रिलेटिव में कोई पाथ बताओ। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे, हमने यहाँ पे favicon.ico का पाथ बताया यहाँ पर, राइट? href के अंदर हम पाथ ही तो बता रहे होते हैं। हमने favicon.ico का पाथ बताया, कैसे बताया हमने इसको? रिलेटिव पाथ बताया यहाँ पर। कैसे बताया रिलेटिव पाथ? मैंने बोला कि जिस फोल्डर के अंदर index.html है उसके रिलेटिव favicon.ico कहाँ प्रेजेंट है। तो जिस फोल्डर के अंदर index.html है उसी फोल्डर के अंदर favicon.ico भी प्रेजेंट है। अगर मुझे सपोज करो इंट्रोडक्शन टू HTML वाले favicon का लिंक बताना होता तो मैं कैसे बता रहा होता? तो मैं यहाँ पे लिखता पहले कि मैं अपने पहले इस फोल्डर से बाहर निकलूंगा, तो डॉट डॉट करके बाहर निकलूंगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन डॉट टू एचटीएमएल पे जाऊंगा, उसके बाद favicon.ico लिखूंगा। तो देख लो क्या किया मैंने, पहले मैं बाहर निकला, डॉट डॉट से आप लोग बाहर निकल रहे होते हो। उसके बाद मैं इस फोल्डर में गया, इस वाले फोल्डर में, और उसके बाद फिर मैं favicon.ico में गया। तो दिस इज रिलेटिव पाथ, कि इस फोल्डर के रिलेटिवली ये वाला पाथ काम करेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ होता है मतलब बिल्कुल ही इंडिविजुअल पाथ है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम इसी इमेज वाले favicon.ico को रख लेते हैं फिलहाल के लिए। स्टार्टअप और एमएनसी विच वन टू चूज आप, अब इसमें काफी सारी डिबेट होती है, लेकिन अगर आप एक बिगनर हो और अगर आप लोग मेरी एक ऑनेस्ट सलाह चाहते हो तो मैं हमेशा बोलूंगा कि स्टार्टअप को चूज करो। बहुत सारे रीजन है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी चीजें ओन कर रहे होते हो, एक साल के अंदर इतना सीख जाते हो जितना एमएनसी के अंदर 2-3 साल में नहीं सीख पाओगे। दीज आर माई रीजन। शुरुआत में आपको वैसे भी पैसों पर ध्यान नहीं देना चाहिए ज्यादा, शुरुआत में अपनी लर्निंग पर ध्यान दो, पैसा तो अपने आप ही लाइफ में कमाई लोगे बाद में। भैया असाइनमेंट ऐसा दिया करो जितना पढ़ाया हो भैया, उसमें सीएसएस भी रहता है, जो जिन बच्चों पर आता है वो कर लेता है, जिन पर नहीं आता वो कंफ्यूज आते हैं, जिन पर नहीं आता है उनके पास सीखने की अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ठीक है, तो मैं असाइनमेंट हमेशा एक स्टेप ऊपर का ही दूंगा। जिसको आता है वो उतना तो करेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा जो उसमें दे रखा वो भी करेगा। जिसको नहीं आता है वो ट्राई करेगा एक एक्स्ट्रा स्टेप छाने का। अगर ये थिंकिंग रखोगे ना कि जितना पढ़ाया उतना ही बताओ, बस उतना ही असाइनमेंट दो, नहीं पढ़ पाओगे आगे। आपने देखा होगा, आपकी मैथ की किताब खोलो यार, मैथ की किताब में जितने एग्जाम्पल आपके दे रखे होते हैं, क्या वही आपके एक्सरसाइज के अंदर होता है? नहीं होता है ना। एक्सरसाइज के अंदर एंड में आते आते एडवांस क्वेश्चन भी आने लग जाते हैं। ठीक है, क्यों दे रहे हैं वो फिर वो चीज? ताकि बंदा सीखे, थोड़ा सा बंदा और स्ट्राइव करे, बंदा थोड़ा और एक्सप्लोर करे। और दूसरे लोग अगर कर लेते हैं तो उनसे सीखो ना यार। कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखा मुझे ग्रुप के अंदर जो कि हेल्प करने के लिए रेडी ना हो। आप किससे पूछते हो वो जरूर आपकी हेल्प करता है, लेकिन आप पूछ ही नहीं रहे हो फिर वहां पर। मैंने आपको फिर इसीलिए एक चीज भी बोली थी कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहना ज्यादा आपके लिए अच्छा है जहां पर आप कम होशियार हो और ज्यादा सारे लोग जो है वो ज्यादा होशियार है, क्योंकि वहां पर आप ग्रो करोगे। आप खुद ही सोचो, आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर सबके सब आपसे नीचे ही है, तो आप वहां पे ग्रो करोगे ही नहीं। आप बोलोगे मैं तो हूँ शेर हूँ। ठीक है, वही अंधों में काना राजा वाली बात हो जाएगी। और कहीं पर आप किसी ऐसी जगह पर चले गए जहां पर आप एकदम सबसे नीचे हो, तो वहां पे आपको पूरे टाइम ठीक है। एक अब दो टाइप के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। एक टाइप का ये होता है कि ठीक है ये लोग मेरे से ऊपर है, मुझे आना है इनसे ऊपर। एक टाइप के लोग वो होते हैं जो कि बोलते हैं ये लोग मेरे से ऊपर है, मैं कभी इनसे ऊपर जा नहीं सकता। ठीक है, तो अपना वो माइंडसेट चेंज करने का ट्राई कर। मैं जब अपने कॉलेज में गया था, मैं अपना बताता हूँ, सारे के सारे लोग, मतलब एटलीस्ट 90% लोग जो थे, इवन मेरे जो फ्रेंड सर्कल था उसमें तो 100% लोग जो थे, सबके सब लोग प्रोग्रामिंग के अंदर मेरे से चैंप थे, बहुत ऊपर थे मेरे से। ठीक है, लेकिन वहां पर मैंने बोला कि ठीक है ये लोग ऊपर हैं लेकिन मुझे भी आना है, इनके लेवल पे आना है, इनसे सीखता हूँ। मैं इनसे सीखता था,
मैं इनसे सीखता था, ठीक है। मैं एज अ स्टूडेंट इनके पास जाता था, भाई देखो सिखाओ यार, कैसे किया, कैसे किया, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। ये मुझे बताते थे कि ये स्टैक होता है, क्यों होता है, मैंने सुने नहीं थे ये वर्ड, इन सबको पहले से पता था। डीएसएस सीखा मैंने, सी प्लस प्लस, सी वगैरह सीखा मैंने। धीरे धीरे जब सीखा तो फिर इनसे भी ज्यादा आग लग गया धीरे धीरे करके, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्राइव करता गया ना उस चीज को लेकर। ये चीज करनी जरूरी है यार, बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये चीज जरूरी है कि आपका जो माइंडसेट है वो एक लर्निंग की डायरेक्शन में है, वजह की डिमोटिवेटिंग वाली डायरेक्शन में जा रखा हो। ठीक है, अग्री करते हो तो थम्स अप कर दो। सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ बिल्कुल, कोर्स कंप्लीट होते सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कैन वी गो फॉर जीसॉक? यस, इसीलिए तो देखो टाइमिंग मैंने ये वाली चूज करी थी, जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होता है ना, जीसॉक के लिए आपके प्रपोजल जाने लग जाते हैं, तो तब तक आपके पास मतलब होगी इतनी लर्निंग कि आप लोग जीसॉक के अंदर जाना स्टार्ट करते हो, इस साल वाले जीसॉक के अंदर, ठीक है। स्टार्टअप में अप्लाई कैसे करता है? रेफरल के थ्रू मोस्टली, हाँ रेफरल के थ्रू, ओनली रेफरल या कोई और वे, रेफरल इज द बेस्ट वे, जिसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बनाओ अपने लिंक्डइन के ऊपर। जैसे सपोज करो कोई कंपनी है, स्विगी कंपनी है, स्विगी के अंदर कौन कौन बंदा है जो कि अभी SDE1 है, एक ट्रिक है, उन लोगों को टारगेट मत करो जो कि वहां पर रिक्रूटर है, नहीं, रिक्रूटर्स को कांटेक्ट करोगे, रिक्रूटर्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, रिक्रूटर इतने सारे लोगों से बात कर रहा है ना, आपका मैसेज वहां दब सकता है। लेकिन किसी ऐसे बंदे को पकड़ो जो कि SD1 अभी भी लगा है स्विगी के अंदर, उसके ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं होंगे, तो उसको कॉन्टेक्ट आप कनेक्शन नहीं होंगे उसके ज्यादा, तो उसको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उसको आप भेजो कि ये कंपनी के अंदर ये मेरा रेज्यूमे है, देखो इसको अगर करा सकते हो, क्योंकि SD1 हो जाए SD2 कंपनी, कोई भी एम्प्लॉय किसी को रेफर कर सकता है, और वहां आपके रेफर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काफी सही ट्रिक है जिसने मेरी बहुत हेल्प किया। रिक्रूटर्स के पास बहुत मेल आ रहे होते हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनको मत क्या करो। 1001 सिमेंटिक टैग्स समझा दो भैया। आम देखो, सिमेंटिक टैग्स के अंदर घुस जाते हैं, एक बार सिमेंटिक टैग्स के अंदर घुसते हैं। सीरियसली, मैंने आपको यहाँ पे सिमेंटिक टैग समझाया था कि आपके पास कुछ ऐसे टैग होते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हो, साइड, मेन, हेडर, फुटर, नैब, और मैंने कहा था कि ये आपके सिमेंटिक टैग्स होते हैं। सिमेंटिक टैग्स का मतलब क्या है? सिमेंटिक टैग्स का मतलब ये वो टैग हैं जिनकी मीनिंग से आपका ब्राउजर और आप एज अ डेवलपर, आप दोनों को पता चल रहा है कि किस चीज का क्या मतलब है। आपके ब्राउजर को पता चलता है सिमेंटिक टैग्स की हेल्प से कि ये वाला पार्ट हेडर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट फुटर वाला पार्ट है। भैया क्यों बताना है मुझे अपने ब्राउजर को ये वाला पार्ट हेडर है, क्यों ये वाला पार्ट फुटर है? सो दैट आपका ब्राउजर कभी चाहे तो उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करे, और करता भी है। ब्राउजर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से ब्राउजर ट्रीट कर रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए आपका ब्राउजर जो है जब रीड करना स्टार्ट करता है किसी पेज को, तो वो मेन सेक्शन के अंदर पढ़ना स्टार्ट करता है, मेन सेक्शन, मेन पार्ट के अंदर, जिसके जो मैंने यहाँ पे बनाया ना मेन, इसके अंदर पढ़ना स्टार्ट करता है, नैब को भूल जाता है, सॉरी असाइड को भूल जाता है, नैब को भूल जाता है, हेडर पढ़ लेगा, सीधा मेन पे आएगा, असाइड को नहीं देखेगा। अगर आपने ये बनाया नहीं होता तो वो पूरा का पूरा पढ़ने लग जाता, ठीक है। तो विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए हमेशा अपनी वेबसाइट को आप लोगों को ऑप्टिमाइज करना होता है, सो दैट आपकी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़े। आप लोग देखोगे ना सिमेंटिक टैग्स के फायदे क्या है, सबसे मेजर फायदा जो निकल के आता है वो ये आता है कि इससे आपका एसईओ इंप्रूव होता है, पेज रैंकिंग के अंदर आपकी वेबसाइट ऊपर आ रही होती है, ठीक है। एसईओ इंप्रूव करने के लिए आप मेजरली इसे यूज कर रहे होते हो, और वेबसाइट को आप ब्राउजर कंपैटिबल बना रहे होते हो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर के, ठीक है, सो दैट ब्राउजर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर सके। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सारे टैग है, मैंने बता दिया, नाम से पता चल रहा है, हेडर के अंदर हेड वाला पार्ट आएगा, नैव के अंदर वो नेविगेशन वाले पार्ट आएंगे जो नेविगेशन के लिंक्स होते हैं, ठीक है, कि इस पे क्लिक किया तो इस जगह पे चलेगा, इस पे क्लिक किया तो इस जगह पे चलेगा, ये वाला जो होता है आपका। साइड के अंदर आपका साइड बार आ रहा होता है, मेन के अंदर आपका मेन सेक्शन, फुटर के अंदर फुटर वाला सेक्शन होता है, बस। इनसे कोई विजुअली चीज चेंज नहीं होती है, विजुअली आपका वेबसाइट वैसी दिख रही होती है अभी भी, ठीक है, लेकिन आपको एज अ डेवलपर और लोगों को, मतलब आपका ब्राउजर को पता चल जाता है, ठीक है, कि इस बार में क्या मतलब है, बस दैट्स इट। वेब 2 और वेब 3 क्या है भैया, हम लोग इस कोर्स में क्या सीख रहे हैं, वेब 2 या वेब 3? देखो वेब 3 इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, और हम इस कोर्स के अंदर वेब 2 सीख रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। वेब 3 के अंदर खैर नहीं घुसते हैं, काफी बड़ा टॉपिक है, काफी डिबेट, मतलब मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिकली, अगर जो इंटरनेट है वो आपका वेब 3 है, सिंपल सी बात है। और हो रही है चीज, अडॉप्ट हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके हो रही है, अभी फिलहाल वेब 2 ही चल रहा है, और कंपनीज की मोनोपोलीज चल रही है अभी फिलहाल, ठीक है। गूगल ने कर रखी है अपनी एक जगह पे, फेसबुक ने अपनी एक जगह पे कर रखी है, ट्विटर ने अपनी एक जगह पे कर रखी है, तो कंपनी अभी फिलहाल अपनी मनमर्जी चला रही है, तो अभी फिलहाल यही चलेगा। वेब 3 कहता है कि नहीं, इंटरनेट जो है वो यूजर्स के लिए होना चाहिए, यूजर्स जैसा चाहते हैं वैसा इंटरनेट शेप करना चाहिए। अभी फिलहाल लेकिन ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल ये है कि जो टॉप 1% ऑफ द टॉप 1% लोग हैं वही आपके पूरे पूरे इंटरनेट को चला रहे हैं,
आपके पूरे पूरे बिहेवियर को डिक्टेट कर रहा है। तो ये एक अलग ही टॉपिक है, इसको इसमें नहीं घुसते हैं। अप्रमन्या पटनायक, आपने स्पैम ही कर दिया यहाँ पे, प्लीज स्पैम ना करो, मैं बता दिया आपको। आप बार बार लिख रहे हो एक सेम चीज, डजंट लुक गुड। सिमेंटिक टैग समझा दो भैया, समझा दिया यार, ठीक है, एक बार पढ़ के समझा दूंगा मैं आपको। रिव्यू माई पोर्टफोलियो इफ पॉसिबल, पोर्टफोलियो मेरे को भेज देना प्राइवेटली, मैं उसको देख लूंगा, या फिर आप लोग कहीं पर डाल देना, मैं देख लूंगा, मेरे को टैग कर देना। हाउ मच डीएसए इज रिक्वायर्ड टू गेट अ फुल स्टैक डेवलपर टू गेट अ जॉब? डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ऊपर। अगर एक स्टार्टअप में जाओगे तो वहां पर थोड़ा, अगर आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है और आपने लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो एक इंटरव्यू के अंदर हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन पूछे और फिर बाकी आपसे इसके बारे में पूछे, डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा पूछे। एक इंटरव्यू हो सकता है पूरा का पूरा डेवलपमेंट रिलेटेड ही हो, एक इंटरव्यू हो सकता है पूरा का पूरा डीएसए रिलेटेड हो। कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप मेरे से पूछोगे भैया कितना डेवलप डीएसए आना चाहिए, तो डीएसए के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी, सारे के सारे टॉपिक्स आने चाहिए डीएसए के, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स, एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, ट्रीज, ट्राइज, ग्राफ, इसके अलावा ग्रीडी, डीपी, रिकर्जन, बैकट्रैकिंग, सारे के सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए। एक भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने लास्ट बैच के अंदर भी ये बात बोली है बहुत बार, आप लोगों को बताता हूँ। कोई चीज आप पढ़ के चले गए, किसी टॉपिक को आप पढ़ के चले गए, किसी टॉपिक को आपने स्किप कर दिया, इंटरव्यू के अंदर वही टॉपिक आ जाएगा जिसको आपने स्किप कर रखा है, ठीक है। और ऐसा बहुत हो रहा है, ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, मैंने बहुत कंपनीज के अंदर रिजेक्शन खाए इस चक्कर में। तो सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ लो, कोई भी टॉपिक कम इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरे से, ये समझ लो, ठीक है। अगर आपको अपनी सक्सेस के चांसेस को 100% करना है, तो आप किसी भी एक भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो डीएसए के अंदर, ठीक है। एक चीज जरूर कर सकते हो कि किसी एक आध टॉपिक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, हो सकता है बाइनरी ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, सो दैट कभी इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कभी कि चलो आप बताओ आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, तो आप बोल सको कि ठीक है मेरा ये टॉपिक फेवरेट है, तो उसमें से उसने पूछ लिया क्या पता आपको आता हो, तो ये चीज भी होती है। जितने सिमेंटिक टैग्स आपने बताए उतने ही है क्या? नहीं नहीं, और भी सिमेंटिक टैग्स होते हैं, लेकिन दीज आर मोस्ट कॉमन। आप सर्च करोगे टाइम वगैरह, पता नहीं बहुत सारे होते हैं, बट यूज नहीं होते ज्यादा। जी शॉप, जी शॉक क्या होता है? जी शॉक नहीं होता, जी शॉक होता है GSOC, गूगल समर ऑफ कोड। दिस इज अ इवेंट, या क्या कहें इसको, गूगल ऑर्गेनाइज कराता है। एनुअल प्रोग्राम, इंटरनेशनल एनुअल प्रोग्राम इन विच गूगल अवार्ड्स स्टाइपेंड टू कंट्रीब्यूटर हु सक्सेसफुली कंप्लीट अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोडिंग प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द समर। इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखना gsoc.com के ऊपर क्या है, आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली गूगल ही आपको पैसा दे रहा होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओपन सोर्स है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत मतलब दुनिया भर के हम काम कर रहे होते हैं, उनकी सर्विस का यूज करके पैसे नहीं ले रही होती वो, तो उनके अंदर डेवलपमेंट करने का चांस मिलता है आपको। VLC टू नेम अ फ्यू, मोजिला फायरफॉक्स। पर्सनल वेबसाइट को अगर शेयर करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम इसे होस्ट करेंगे, ठीक है, होस्ट करना। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे वैसे नहीं सिखाया, मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, वीडियो नंबर आई थिंक 13 या 12, आई डोंट नो, लेकिन वहाँ पे मैंने गिटहब के ऊपर होस्ट करना सिखाया। बहुत ही बेसिक तरीका है, उस तरीके से नहीं करेंगे डिप्लॉय, हम सीख लेंगे यार, ठीक है, कि जिस तरीके से आपके प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहे होते हैं, जो रियल पे होता है। अभी फिलहाल आपने github.io के ऊपर होस्ट कर दिया सिंपली, लेकिन हम एक्चुअल अपने सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय कर रहे होंगे, तब देख लेंगे यार। भैया पीसी से पिक ऐड कैसे करें? हम ये हमने ऐड की ना यहाँ पे favicon.ico, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे ये हमारी इमेज है, ठीक है, मैंने बताया तो था। सोर्स है, सोर्स के अंदर बता दो अपनी पीसी की कोई भी इमेज का पाथ, ठीक है। सपोज करो मुझे favicon.ico को लगाना है यहाँ पे, आई होप ये लग जाता हूँ, आई डोंट नो। इसको ओपन करते हैं, हाँ लग तो गया। बहुत फटी फटी सी इमेज आ रही है, बिकॉज ये पहले से ही बहुत छोटी इमेज थी, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग अपनी इमेज का पाथ बताते हो, वो इमेज आपकी पीसी से लग जाती है, उस पीसी की इमेज को कॉपी करो और इस फोल्डर में लेके आ जाओ, जिस फोल्डर के अंदर आपका प्रोजेक्ट है, उसके बाद उसका पाथ बता दो यहाँ पर, तो आपकी इमेज वो पीसी के अंदर आ जाती है, पीसी के अंदर वाली इमेज आपके वेबसाइट में आती है। हाउ कंपनीज कनेक्ट देयर कोड ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड? तो व्हाट दे डू इज, जो मैंने आपको समझाया भी था, कि आपका एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, राइट। हम खुद भी कर रहे होंगे यार आगे, रिएक्ट को और नोड.js को कनेक्ट कर रहे होंगे, तो रिएक्ट आपका अलग सर्वर पे चल रहा होता है, और जो आपका बैकएंड सर्वर है वो अलग सर्वर चल रहा होता है। आपको एक लिंक मिलता है कि ये मेरा एक एंड पॉइंट है, बेसिकली ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एक एंट्री पॉइंट है सर्वर का, तो आपका जो फ्रंट एंड है वो एंट्री पॉइंट को कॉल कर रहा होता है सीधा,
एपीआई के थ्रू सारा सारा काम हो रहा होता है। एपीआई को समझ रहे होंगे हमारे, जैसे एपीआई क्या होती है, क्या यूजफुल है, क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज लग रही होती हैं, किस तरीके से रिक्वेस्ट हो रही होती है। तो एपीआई के थ्रू ही आपका फ्रंट एंड और बैक एंड काम कर रहा होता है। दोनों अलग अलग सर्वर पे होस्टेड होते हैं यूजुअली, सेम सर्वर पे भी होस्ट कर सकते हो चाहो तो। एचडी1 रोल के लिए क्या रोड मैप फॉलो करूं? मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर एचडी1 ही बनना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो एचडी1 टू एचडी2 के लिए आए हैं यहाँ पे इस कोर्स में। बहुत खतरनाक कोई रोड मैप नहीं है सच। डीएसए करना है और डेवलपमेंट करनी है, दो चीजें। अब यहाँ पर मुझे ये अपने आप को ये देखना है कि हमें कब किस टाइम पे क्या चीज करनी है, सारा खेल इसका है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे कॉलेज में बस कंपनी आने वाली है, 2 महीने का टाइम है, तो डेवलपमेंट छोड़ के डीएसए करने लग जाओ। पूरा टाइम डीएसए में लगाओ, क्योंकि डेवलपमेंट में लगाने का टाइम आपका चला गया, जितना लगाना था उसी में लगाना था। अब मत करने लगो डेवलपमेंट, क्योंकि कंपनी आके डीएसए पूछे। बात सुना रही है? अगर कंपनी के आने में टाइम है, सपोज करो 1 साल का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, तो आप पहले टाइम लगा लो, ठीक है, 2-3 महीने डेवलपमेंट में लगा लो। चाहो तो डेवलपमेंट और डीएसए बाद में पैरेलल भी करने लग जाओ, लेकिन एंड के टाइम पे हमेशा आपने डीएसए को फोकस करना है। डेवलपमेंट के अंदर करते करते, डेवलपमेंट सीखते सीखते आप लोग को प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को आप लोग अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करो, सो दैट जब कंपनी आए तो कंपनी के अंदर इंटरव्यू में करने के लिए कुछ हो, आपके पास कुछ बात करने के लिए हो, साथ में शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट का जो रोड मैप होता है वो बहुत सिंपल सा होता है। जब वो कॉलेज में जाता है तो उसको डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, नई नई चीजें लर्निंग, मतलब लैंग्वेजेस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और डीएसए वगैरह, मतलब शुरुआत में तो पहले साल तो एक्सप्लोरिंग ही चल रही होती है कि मेरे को क्या चीज पसंद आ रही है, क्या चीज पसंद नहीं आ रही। उसका जो चीज पसंद आती है उसको सीधा करने लग जाते हैं। लेकिन जब कंपनी आने वाली है तो उससे पहले आपके पास रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो अपना टाइम निकालो किस टाइम पे मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और जैसे कंपनी एकदम आने वाली है तब सब कुछ छोड़ के डीएसए पे फोकस करना होता है। इतना सा ध्यान में रख लिया ना तो पूरा पूरा विगल रूम होता है आपके पास शुरुआत में, फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कैसे भी आप उसको यूटिलाइज करो। कोड शेफ पे वेंसडे को अच्छा, ये तो करना मुश्किल होगा। अब मैं क्लासेस तो चेंज नहीं कर सकता सब लोगों के यहाँ पे। हम्म, जब पीसी से पिक कैसे करें बता दिया, जी सब बता दिया, तो बाद में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? हाउ टू फाइंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज? मोस्टली तो कंपनीज अपने करियर पेज पर डाल रही होती हैं और लिंक्डइन के ऊपर डाल रही होती हैं, लेकिन इंटर्नशाला के ऊपर भी मिल रही होती हैं। इंटर्नशाला के ऊपर मैं आजकल देख रहा हूँ, लेकिन लोग ना धोखाधड़ी ज्यादा चल रही है इंटर्नशाला के ऊपर। मतलब ऐसे ही लोगों ने डाल रखा है अपने इंटर्नशाला के ऊपर कि हमने इंटर्नशिप के लिए डाल रखा है, लेकिन वो इंटर्नशिप लेते नहीं है, बस बना रखा है। कुछ लोगों ने ऐसे ही, बस स्टूडेंट्स हैं 2-3 लोग, इंटर्नशिप के लिए डाल रखा है, चाहिए नहीं उनको इंटर्न्स, या फिर अपना काम कराना है कुछ पर्सनल। तो इंटर्नशाला थोड़ा सा इस मामले में नेगेटिव हो गया है। बेस्ट चीज तो अभी भी आपके लिंक्डइन के ऊपर ही है। तो लिंक्डइन के ऊपर जाओ यार, कनेक्शन पता किनको बनाओ, अपने आसपास के दोस्तों को बना लिया, ठीक है। इसके बाद जो कनेक्शन बनाने, वो आपको इंडस्ट्री के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी होती है। सही भाई, एनर्जी उन पर लगाओ, उन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने पर लगाओ। कंपनी चूज करो, ठीक है, लिंक्डइन चूज कर ली कंपनी, सॉरी लिंक्डइन नहीं, सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट चूज कर ली कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो एम्प्लॉयज हैं, जो अभी इंडिया के अंदर हैं और साथ में जो अभी अभी लगे हैं, उनको पहले कंसिडर करो कि ठीक है, मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। उनसे बात करो, उनसे सीखो कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी जैसे ही आए वेबसाइट के ऊपर कहीं भी आए तो आप बोलो कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे इसके लिए रेफर कर दो। रेफरल सबसे सही तरीका होता है। और काफी सारी कंपनीज अपने अपने प्रोग्राम भी निकालती रहती है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंगेज प्रोग्राम निकाला था, ठीक है। काफी सारे लोग तो इंगेज प्रोग्राम की हद से सीधा एचडी बन गए, ठीक है, काफी कुछ करने लगे उसके बाद। कुछ लैंग्वेजेस बेस्ट फॉर डीएसए, सीपीपी और जावा? बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, मैंने जावा में किया है। जस्ट फॉर इंटरव्यू के लिए क्या वन स्टेप में आपके नोट्स काफी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे जो नोट्स हैं उनमें सब चीजें हैं, कंप्लीट है वो नोट्स, ठीक है। तो मैं खुद ही बना रहा हूँ, क्लास से पहले नोट्स बना रहा होता हूँ, और पहले भी बना लिए थे काफी। तो डोंट वरी, नोट्स आपको पूरे मिलेंगे। यूज ऑफ डीएसए इन वेब डेवलपमेंट? नहीं है यार, नहीं है डीएसए का यूज वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब मैं बोलूँ तो ऐसा है कि अब मैं, वही है ना, टेक्निकलिटीज में खेल सकता है यहाँ पे कोई, बोले भैया डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में डीएसए होता है नहीं, नहीं भाई, कहीं कहीं पे हो जाता है। मैंने खुद लगाया डेवलपमेंट के अंदर डीएसए, लेकिन बहुत कम होता है वो, ठीक है। और मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ वहाँ ढूंढ ढांड के हो जाता है काम आपका। 1% ऑफ द टाइम आप लोग डीएसए लगा रहे होते हो, ठीक है, जो एक्चुअल डीएसए जो होता है हमारा। एरेज वगैरह को मैं डीएसए नहीं काउंट कर रहा यहाँ पे, जो एल्गोरिथम्स वगैरह होते हैं उनको मैं डीएसए काउंट कर रहा हूँ। बहुत कम टाइम आप लोग ऐसे लगा रहे होते हैं एल्गोरिथम्स, ठीक है। बहुत कम टाइम आप लोग एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे होते हो, पूरे टाइम आपका देखोगे आप खुद ही। अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डीएसए नहीं होता ज्यादा, कंपनीज के अंदर आप नहीं लगा रहे होते ज्यादा डीएसए। रोड मैप बता दिया है, क्वेश्चन रिपीट कैसे करते हैं?
और क्वेश्चन आप लोग मत रिपीट करो यार, मैंने आपको बोल दिया एक क्वेश्चन एक ही बार रखो, मैं उठा लूंगा। व्हाट इज द रिएक्ट नोड.जेएस एक्सप्रेस बूटस्ट्रैप मोंगोडीबी प्लीज टेल। जब आएगा ताहिरा फायरीन तब सीख लेंगे, ठीक है। सब चीजें देख रहे होंगे हम, रिएक्ट भी सीखेंगे, नोड.जेएस भी, एक्सप्रेस भी, बूटस्ट्रैप भी, मोंगोडीबी भी। आते जाएंगे चीजें, सीखते जाएंगे हम, डोंट वरी। अगर इतने आपको बहुत जल्दी हो रही है सीखने की तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, लेकिन कोर्स में तो है ये सारे टॉपिक्स, तो हम सीखेंगे इनको आराम से। अब इसे बताऊंगा तो कंफ्यूज ही हो गया आप। हाउ टू मेक एसईओ टूल वेबसाइट लाइक सिमरश एंड अचरफ। मुझे नहीं आइडिया भाई कैसी है वेबसाइट। कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से इंप्रूव करें? सबसे बेस्ट होता है मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश में अपने आप से बात करना, ठीक है। या फिर एक दूसरा तरीका होता है, पता नहीं कितना है अच्छा कि नहीं, आप कॉलेज में मे बी वैलिड ना हो या फिर हो, पता नहीं। इंग्लिश टीवी सीरीज और मूवीज देखना, ठीक है। मैंने कॉलेज के दौरान फर्स्ट सेकंड ईयर में बहुत सारी सीरीज देखी थी, पहली बार ही देखी थी, उनसे भी थोड़ी बहुत सीख गया था मैं। बात करने लायक आपके आपको इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब आप जिससे कि कम्युनिकेट कर सको, अपनी जो बात है मन की वो बता सको। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं, लेकिन कम्युनिकेट करने लायक इंग्लिश आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, जैसे कि आप उसको अपनी बातें समझा सको टीम के अंदर, क्योंकि काम होता है, पूरा का पूरा काम कम्युनिकेशन का ही है। आप रेफरल प्रोवाइड करोगे क्या भैया? मैं ट्राई करूंगा, जो लोग मुझे दिखेंगे कि ये पोटेंशियल है इनके अंदर। पोटेंशियल कैसे पता चलेगा भैया आपको? मैं देखूंगा यहाँ पे हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर जो लोग ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हेल्प करने में वगैरह में, तो उनको मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि मैंने ना एक बार पहले स्टार्ट किया था, ये काफी सारे लोगों का एक लिस्ट बनाया था, उनसे बात भी की थी मैंने, तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप रेज्यूमे दो, हम रेफर करेंगे इनको, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा रेफर करने का काफी सारे लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोर्स में बोल रखा है, सेलिंग पॉइंट नहीं है इस कोर्स का कि ये यहाँ से रेफर मिलेगा या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, प्लेसमेंट सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ टू कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इंडियन एम्प्लॉयर्स। हम गूगल के ऊपर सारे सारे लोग हैं, ठीक है। सॉरी गूगल बोलो, लिंक्डइन के ऊपर सारे सारे लोग हैं। हाउ कैन आई टॉक टू यू? डिस्कॉर्ड के ऊपर आप लोग बात कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप लिंक्डइन के ऊपर मैसेज कर सकते हो, या फिर आप ईमेल कर सकते हो मेरे को। काफी लोग बात करते हैं डेली बेसिस पे। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे बताओ ना, वर्षा साहू नोट्स अभी तक आप अगर एक्सेस नहीं कर पाए तो दिक्कत है थोड़ी। यहाँ पे आओ डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। और डिस्कॉर्ड में हमारा जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है, विच इज दिस वन, इसके अंदर रिसोर्सेज दिख रहा है आपको? इस रिसोर्सेज पे क्लिक करो। देख रहे हो मैंने ये 3 पीडीएफ डाली हुई है, 1 पीडीएफ डाली हुई है, 2 पीडीएफ डाली हुई है, दीज आर नोट्स ओनली ना। तो ये सारे नोट्स आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। एक सेकंड। आप रेफरल प्रोवाइड बता दिया है। व्हाट आर वी गोइंग टू मेक इन अ मेजर प्रोजेक्ट? एक तो हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट होने वाली है, दूसरी में कोई या तो बुकिंग वेबसाइट होगी, या फिर एक मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट होगी, या फिर एक चैट ऐप होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म है लेकिन। पाइथन लैंग्वेज लर्न का जरूरी है मोंगोडीबी के लिए? नहीं 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 नहीं। मोंगोडीबी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे होंगे, mongoose लाइब्रेरी होती है उसकी हेल्प से, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन द पेमेंट ऑप्शन टू बाय द कोर्स, इट हैज बीन क्लोज्ड एंड इट विल बी क्लोज्ड। फ्लटरिंग इन इंग्लिश इज ओके, यस यस। बहुत मैं खुद कर रहा होता था कई बार, ठीक है, अभी भी कर रहा होता हूँ काफी टाइम, ठीक है। स्टटरिंग कहते हैं वैसे तो, फ्लटरिंग भी होता है कुछ, पता नहीं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप लोग किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपकी इंग्लिश के बेसिस पर जज नहीं करते वो लोग। हो सकता है कोई इंटरव्यूअर के दिमाग में वो उसने बहुत बड़ा सीन बना लिया कि नहीं भाई इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए, डिपेंड करता है वैसे, लेकिन इंग्लिश के बेसिस पे बहुत कम जज कर रहे होते हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे ज्यादा जज कर रहे होते हैं। सीईओ से मीटिंग अपॉर्चुनिटी है मंडे को, डेफिनेटली गो अमित। जो बड़े लोग होते हैं उनसे तो बात हमेशा करनी चाहिए, दिमाग खुलता है आपका, आपको बहुत सारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है लाइफ का। जितना हो सके ऐसे लोगों से बात किया करो, ठीक है, जो थोड़े बड़े लोग हैं। डीएस से जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं क्या भैया? हाँ करते हैं लोग, काफी लोग करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर।
आई वोंट रिकमेंड दो, मैं खैर खुद नहीं कर रहा होता इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ लोग कर रहे होते हैं। नेट पर सर्च करना व्हाट इज रिएक्ट नेटिव एंड वेयर इज इट यूज्ड। रिएक्ट नेटिव डिफरेंट चीज है रिएक्ट से। रिएक्ट नेटिव के अंदर आप लोगों के मोबाइल एप्लीकेशन बन रहे होते हैं, जो आपके एप्स होते हैं ना, एक्सक्यूज मी, ये रिएक्ट नेटिव के अंदर होते हैं। तो हाँ, मोबाइल ऐप्स बनाने का काम आता है। इसमें एक्चुअली ये होता है कि आपने एक बार कोड कर लिया तो वही कोड आपका iOS के अंदर भी डल जाएगा, iOS की फाइल बन जाएगी, बिल्ड फाइल, एपीके बन जाएगी एंड्रॉइड के लिए। तो एक बार कोड करके ये दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उनकी एप्लीकेशन बन जाती है। साथ में और भी काफी सारे फायदे होते हैं रिएक्ट नेटिव के ऊपर, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। नेट पर सर्च कर सकते हैं। हम रिएक्ट नेटिव नहीं सीख रहे होंगे, हम रिएक्ट सीख रहे होंगे, लेकिन रिएक्ट नेटिव के अंदर रिएक्ट के काफी सारे कंसेप्ट यूज कर होते हैं। एचटीएमएल सीएसएस तो काम आ जाएगी। और या पार्टिसिपेशन के बेसिस पे मत करना है, इंटरव्यू लेके कर लेना। मेरे पास नहीं है बैंडविड्थ एंड आल्सो दिस कोर्स, इस कोर्स के अंदर मैं इतना कुछ है भी नहीं कि मैं रिसोर्सेज और एक्स्ट्रा लगा सकूं इंटरव्यू लेने के लिए। तो जो बंदा मेरे को अच्छा लगेगा मैं अपने आप ही कर दूंगा उसे, इंटरव्यू नहीं ले सकता भाई मैं तो सारे लोगों का। हाउ टू गेट द बैच लीडर टैग, जस्ट हेल्प आउट अदर्स। जितना हो सके पूरे टाइम डिस्कॉर्ड के अंदर पार्टिसिपेट करो। आप देख रहे हो बैच लीडर्स को पूरे टाइम आप लोगों की हेल्प करते रहते हैं वो, ठीक है, बात करते रहते हैं आपसे। आपको कोई भी डाउट होता है तुरंत बैच लीडर आप लोगों का रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सब करो। 7 लाख की वेब वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, बताओ वेब एप्स कैसे बनाते हैं? ये हम वेब एप्स ही तो बना रहे हैं यहाँ पे, वेबसाइट वेब एप्स इंटरचेंजेबल टाइप की चीजें हैं, ठीक है। रिएक्ट के अंदर वेब एप्स बनते हैं मस्त हमारे। मीटअप कर लो भैया एक, अभी तो नहीं यार, अभी तो जब तक कि हमारा कोर्स एटलीस्ट तब तक के मैं प्लान नहीं कर सकता। कोर्स खत्म होने के बाद मैं डेफिनेटली एक बार प्लान कर लूंगा मीटअप, फिजिकल मीटअप। वेब 3.0 से वेबसाइट बना सकते हैं, हाँ अलग अलग तरीके हैं, काफी सारे और प्लेटफॉर्म भी आ गए जिनके ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हो आजकल वेब 3.0 की। सर फेविकॉन फिर से समझाओ। फेविकॉन नहीं समझना है आपको भाई, मैंने 3 बार समझा दिया। फेविकॉन के लिए बस ये लाइन तो लिखनी है आपको, हेड हेड एलिमेंट के अंदर, हेड में आओ और ये लाइन लिखो, लिंक एट्रीब्यूट है रिलेशन इक्वल्स टू आइकन। शॉर्टकट भी मत लिखो, यहाँ पे आइकन लिख दो, रिलेशन इक्वल्स टू आइकन। फिर एचरएफ के अंदर बता दो कि फेविकॉन का पाथ क्या है, और यहाँ पर वो टाइप बता दो कि ये क्या टाइप की इमेज है। ये मैं टाइप कर दूँ तो भी काम करेगा वैसे तो तो काम कर रहा है मस्त। तो फेविकॉन के अंदर ये 2 चीजें लिखनी होती है आपको, रिलेशन बताना है आइकन, और एचरएफ बताना है फेविकॉन डॉट आईसीओ, बस। इससे आपका ये फेविकॉन डल जाता है अपने आप ही वेबसाइट के अंदर, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आप कंफ्यूज कर रहे हो पता नहीं किस बात को लेके, बस यही है फेविकॉन के अंदर, रिलेशनशिप बताओ और एचरएफ बताओ, दैट्स इट। Would you suggest learning DSL JavaScript or need to learn Java separately? I would suggest Java separately learn करने के लिए। JavaScript बनी है लैंग्वेज टू रन स्क्रिप्ट इन ब्राउजर्स, ठीक है। JavaScript एक्चुअली बैकएंड के लिए भी नहीं बनी थी, उन्होंने बस Node.js बना दिया और रन एक बैकएंड रन टाइम एनवायरनमेंट बना दिया, चलो बस बैकएंड भी कर लो, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड होता है Node.js, लेकिन हाँ काम हो जाता है। समीर पीछे पड़ गया, मैं समीर को ना किक कर दूंगा इस क्लास से। मीटअप कर लो, मीटअप कर लो, प्लीज ऐसे मत करो यार, 50 बार मत लिखो एक चीज को। बिगनर लोग कैसे डाउट क्लियर करें? सारे बिगनर्स ही लोग हैं यहाँ पे, और सब लोग अपने डाउट क्लियर कर ले रहे हैं यहाँ पे चैट पे लिख लिख के, या फिर हमारा डाउट्स फोरम है यार, सबसे बढ़िया तो वो जगह है। ये रहा डाउट्स फोरम, यहाँ पे आओ अंदर, डाउट्स फोरम के अंदर लिखो यहाँ पे। जैसे इसने पूछा भैया सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा हाँ बिल्कुल, ठीक है। इतने लोग पूछते हैं यहाँ पे और लोग यहाँ पे रिप्लाई कर रहे होते हैं, मैं खुद रिप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे ज्यादा बढ़िया जगह नहीं है, ठीक है, डाउट्स पूछने की कोई भी। बाकी आप यहाँ भी पूछ सकते हैं आपको कोई भी डाउट। सर रेड कलर बॉर्डर एक्सप्लेन प्लीज अगेन, ठीक है। जब सीएसएस पढ़ रहे होंगे ना तो रेड कलर की बॉर्डर मैं आपको तब बता दूंगा। अभी आपको शायद ना समझ में आए रेड कलर की बॉर्डर कैसे लगे, क्योंकि बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, ठीक है। HTML इज नॉट मेंट टू स्टाइल थिंग्स। HTML के अंदर आप स्टाइलिंग कर रहे हो, एक्चुअली गलत ही कर रहे हो। सीएसएस सीखने दो, थोड़ा थोड़ा सब्र कर लो, उसके बाद ये सारे डाउट आएंगे नहीं आपको, सीएसएस का वेट कर लो बस।
सर जी जॉब के लिए कुछ टिप्स दे दो। डीप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स तो पढ़ना ही है, साथ में क्वेश्चन डेली एक नए करते रहो। डेवलपमेंट कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन डीएसए को मत छोड़ना, ठीक है। दूसरा, कनेक्शंस को बिल्ड करने पर हमेशा डेली काम करते रहो। आज काम नहीं आएंगे, हो सकता है 2 साल बाद काम आए, कभी ना कभी जॉब स्विच कर रहे हो तब काम आए, लेकिन कनेक्शंस को इंप्रूव करने पे अपना ध्यान देते रहो पूरे टाइम। हार्ड क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मीडियम क्वेश्चन करो, मीडियम क्वेश्चन पे मूव करने से पहले इजी क्वेश्चंस करो किसी भी टॉपिक के। ये कुछ टिप्स हैं। क्या कॉलेज सीजीपीए मैटर करते हैं? हाँ, कुछ-कुछ कंपनीज को सीजीपीए मैटर करती है। कुछ-कुछ कंपनीज बोलती है कि अच्छा सीजीपीए कम है, इसको हम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो कि नहीं करती हैं। डिपेंड्स ऑन द कंपनी। 3 मंथ में हो जाएगा भैया कोर्स। हाँ, हाँ, 3 मंथ की हमने पूरी-पूरी डेट बता रखी है आपको। जो क्लासेस हैं हमारी, तो 3 मंथ्स के अंदर ही डिवाइडेड है पूरी की पूरी, तो हो जाएगा। हाउ टू मैनेज वेब डेवलपमेंट एंड कॉलेज एग्जाम्स? भैया कॉलेज एग्जाम का हम सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। मैंने खुद कॉलेज के अंदर एग्जाम्स दिए हैं। मिड सेम के अंदर 5 दिन पहले बैठते थे, एंड सेम के अंदर 10 दिन पहले बैठते थे, पढ़ लेते थे टॉपिक्स को, ठीक है। ये हर बंदे की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा आप 5 दिन में 10 दिन में खत्म कर लो, लेकिन आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या आपकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या आप कर पाओगे 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर? आप देखो अपने आप को, ठीक है, और फिर उस हिसाब से उतना टाइम दो उसको। इस तरीके से चीजें मैनेज करनी होती है। जीरो से होगा रिएक्ट? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम बेसिक से चलेंगे रिएक्ट के अंदर सारे सारे टॉपिक्स को लेके, और हम बहुत अच्छे खासे लेवल के प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, डोंट वरी। सोनी एंड क्लेवर प्रोग्रामर, सोनी क्या होता है? के वीडियोस देखे हैं आपने? नहीं देखे मैंने, सॉरी। क्लेवर प्रोग्रामर के देखे हैं, सोनी के नहीं देखे। क्लेवर प्रोग्रामर याद आ रहा है, कोई तो है। भैया आप प्रोजेक्ट करवाएंगे ताकि हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सके? हाँ बिल्कुल, हम ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे जिनको देख के रिक्रूटर बोले हाँ इसका तो लेना पड़ेगा इंटरव्यू। अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे यार काफी, और पूरे होस्टेड होंगे, वो तो मजा आएगा करने में, डोंट वरी। भैया इस कोर्स के बाद सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब कर लूँ स्किल एनहांसमेंट के लिए? नहीं नहीं, इस कोर्स के बाद अ, अगर आपका डीएसए स्ट्रांग है तो प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर ही ट्राई करना है इस कोर्स के बाद। अगर डीएसए स्ट्रांग नहीं है तब आप सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर अपनी, वही जो आप कह रहे हो वेब डेवलपमेंट, एज अ वेब डेवलपर लग गए, वहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर अलग ही सीन होता है। मैं अभी तक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करते आ रहा था, आज के सेशन में जितनी बात हुई थी अभी तक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की होती है। सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें तो वहाँ पे अगर आप एज अ वेब डेवलपर जाते हो तो सिंपल वेब डेवलपमेंट के ही क्वेश्चन पूछेंगे, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, अगर रिएक्ट डेवलपर चाहिए उनको तो रिएक्ट के पूछ लेंगे, ठीक है, बस इतना। आपसे डीएसए लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो। तो वहाँ पे हाँ आपकी स्किल तो एनहांस हो जाएगी, लेकिन कई बार काम नहीं मिलता सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर। कंपनी टू कंपनी, टीम टू टीम बहुत डिपेंड करता है सर्विस बेस्ड में, ठीक है। लोगों का कई बार ऐसा रहता है कि सीख नहीं रहे हैं कोई नई चीज, बहुत ज्यादा नहीं सीख पा रहे हैं। वन नाइट फॉर एग्जाम। भैया टेलीग्राम ग्रुप भी बनाओ फुल स्टैक डेवलपमेंट का। नहीं, टेलीग्राम ग्रुप नहीं बन रहा होगा, कोई व्हाट्सएप नहीं बन रहा होगा, सिर्फ एक डिस्कॉर्ड बन रहा होगा जो बन चुका है। मुझे अगर देखिए कोई चैनल बनाना है एक्स्ट्रा तो वो मैं चैनल ऐड कर दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। वीडियो सर्च करो यार यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू यूज डिस्कॉर्ड, दुनिया यूज कर रही है इसको, बच्चे यूज कर रहे हैं आजकल, जेन जी सारे यूज कर रहे हैं। हाउ टू यूज डिस्कॉर्ड वीडियो सर्च करो यूट्यूब पे मिल जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कंपनीज में स्लैक यूज कर रहे होते हैं, सिमिलर टू स्लैक, कंपनीज में जाकर स्लैक यूज करने को मिलेगा। जो लोग कर रहे हैं कंपनीज के अंदर स्लैक, उनको पता भी है, वो बता भी सकते हैं आपको। स्लैक ज्यादा अच्छा है, हाँ तो स्लैक पेड भी है, ठीक है। कम्युनिटीज के लिए नहीं है स्लैक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादा अच्छा है वो। भैया जी अपना रूटीन बताओ ना। आम, मेरा रूटीन यार अभी फिलहाल तो थोड़ा गड़बड़ा गया, क्योंकि वही तबीयत खराब है, लेकिन इससे पहले था कि जिम, एंड देन घर पे आके वही नहाना धोना, वही तैयारी करना, वीडियो बनानी है उसकी, लोगों से बातें करनी, कुछ कुछ मीटिंग हो जाती थी, उसके बाद वीडियो बनाई, उसके बाद कुछ प्लानिंग वगैरह करके, उसका क्लास लेके, एंड देन बस खत्म। एज अ यूट्यूबर की तरह दिन रहता है मेरा। इससे पहले मेरे वैसे ना फेजेस आते रहते हैं, ऐसा है मेरे दिनों के अंदर। कभी आ गया मेरा कुछ की एक प्रोजेक्ट बनाना, तो मैंने इससे पहले एक रीडिफाइन करके एक एप्लीकेशन बनाया था, काफी लोगों को आइडिया होगा यहाँ पर। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन था, उसका सर्वर बनाया था, तो पोस्टेड था, अच्छा एक ऐप था। तो उसको जब बनाया था तो 2-3 महीने लगे थे उसके अंदर, तो वो एक फेज था। देन अभी फिलहाल जो लगातार वीडियोस आती है हमारी पोर्टल के ऊपर, वो एक फेज था। ऐसे ऐसे फेजेस आते रहते हैं। अभी फिलहाल ये वाला फेज है जिसके अंदर ये सेटअप करा डिस्कॉर्ड वगैरह। डिस्कॉर्ड पूरा सीखा है मैंने, मेरे को नहीं आता था डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिस्कॉर्ड के अंदर मेरा एक डिस्कॉर्ड चैनल, एक डिस्कॉर्ड सर्वर में मैं जुड़ा हुआ था, मेरे दोस्त वाला डिस्कॉर्ड सर्वर।
दिखाऊं आपको? उसके अंदर हम जब गेम खेला करते थे तो उसके अंदर हम जुड़ जाया करते थे, ये वाला डैनी सर्वर, ये मेरा फ्रेंड है, बस इस सर्वर के अंदर जुड़ा हुआ था मैं। ठीक है, मुझे नहीं आता था डिस्कॉर्ड, मुझे बस इतना पता था कि डिस्कॉर्ड ऐप लगाना है, उसके बाद गेम खेलते टाइम इसके अंदर वॉइस चैट को ज्वाइन कर लेना है। लेकिन इतने सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, मजा ही आएगा देख के। और लोगों की कंपनी रन हो रही है पूरी पूरी डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो काफी अच्छा टूल लगा मुझे। भैया आपका अब तक का बेस्ट प्रोजेक्ट क्या है? पर्सनल प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो अभी जो रीडिफाइन बनाया था, दैट आई वुड से कि मेरा अब तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है। रीडिफाइन के अंदर काफी कुछ बनाया था, और हाँ, एक अच्छा ऐप था। अभी फिलहाल मैंने उसका सर्वर डाउन कर रखा है, तो लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, लोग बोलते हैं उनका वो प्रोग्रेस बार घूमता रहता है, क्योंकि सर्वर डाउन कर रखा है तो कुछ एक रिस्पॉन्स आएगा नहीं वहां पर। लोग बोलते हैं ऐप नॉट लोडिंग और 1 स्टार रेटिंग देके चले जाते हैं। मैंने ऐप को रखा हुआ है, होस्ट किया हुआ है, ऐप को हटाया नहीं है, लेकिन अच्छा ऐप था। रीडिफाइन ऐड कर दो कोर्स में, दैट इज इन एंड्रॉइड। उसका बैकएंड अच्छा है, लेकिन उसका फ्रंट एंड एंड्रॉइड है। पोस्टिंग का लिंक डालना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल डालना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। तो कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसका डालो लिंक। पोस्टिंग का नहीं है तो एटलीस्ट कोड का लिंक तो डाल दो भाई, ओपन सोर्स रखो उस प्रोजेक्ट को, प्राइवेट रेपो मत बनाओ उसकी। आप डेटाबेस डिजाइन सिखाओगे, हाँ, जब हम सीख रहे होंगे ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं पहले बात करा करूंगा कि सिस्टम हम कैसे बनाने वाले हैं। तो डेटाबेस डिजाइन हम वहां पे सीखेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं, लेकिन हाँ काफी अच्छे लेवल पर सीख जाएंगे। नेक्स्ट जेएस वर्सेस रिएक्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस एक नई चीज आई है, बेटर कह रहे हैं कुछ लोग, है भी काफी मायनों में बेटर, लेकिन हम यहाँ पे रिएक्ट ही कर रहे होंगे, फॉर डिफरेंट थिंग। कितना टाइम लगता है डीएसए लर्न करने में? इट्स अ प्रोसेस। जैसे सीएसएस लर्न करने में पूरी की पूरी जिंदगी लग जाते लोग, कई बार सीएसएस ही मास्टर करते रहते लोग। सीएसएस के जो मास्टर्स होते हैं कई बार वो चक्कर आते हैं कि यार ये क्या कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो इट्स अ प्रोसेस, लेकिन हाँ ये है कि कुछ कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद अपने आप को निखारते रहना होता है। तो आपने जैसे डीएसए के अंदर टॉपिक सारे सारे पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चंस करते रहो, इजी इजी क्वेश्चंस, मीडियम मीडियम क्वेश्चंस, हार्ड हार्ड क्वेश्चंस सारे सारे कर डालो लीड कोड के। कर लिए ना, तो फिर आप उसके बाद आप लोग एक मे बी चैन की सांस ले सकते हो कि ठीक है अब हो गया मेरा डीएसए। अदरवाइज उसके बाद भी चैलेंज यहाँ पर रुकता नहीं है। कोर्ट फोर्सेस पर जाओ, क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो प्रोसेस तो कभी रुकने वाली नहीं है। एक्सप्रेस जेएस का यूज होगा, हाँ हाँ, एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से ही हम लोग एपीआईज बना रहे होंगे। तो आप देखोगे हमारी जो एपीआईज होंगी, वो जितने भी इसके अंदर राउटर्स वगैरह होंगे, मिडलवेयर्स जो होंगे, सारे एक्सप्रेस की हेल्प से डल रहे होंगे। नोड जेएस का तो बस हम यूज कर रहे होंगे, एक्सप्रेस की ही उसके अंदर यूज करेंगे लाइब्रेरी। ठीक है, आई थिंक अब यहाँ पर हम बंद कर सकते हैं इस क्लास को, हमारा काफी टाइम हो गया। 477 लोग अभी भी टिके हुए हैं, विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो क्लास को यही समाप्त करते हैं हम। काफी जितने भी डाउट थे अभी तक के एचटीएमएल के हो गए रिजॉल्व, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी हो पाए तो भी हमारी नेक्स्ट डाउट सेशन आएगा, उसके अंदर आप लोग मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। किसी और मेरे से प्राइवेट बात करने तो डिस्कॉर्ड पर मेरे से कुछ पूछ सकते हैं। और बस मिलते हैं आप लोगों से, इसी तरीके से सीखते रहो। असाइनमेंट मैं कुछ ना कुछ दे दूंगा कल के लिए, जैसे कि आप लोग कुछ और भी चीजें कर सको। ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ और बनाओ और वो आप लोग दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। एक जो चीज मैं बोलूंगा कि दूसरों को सिखाना जरूरी है, खुद तो सीख रहे हो, दूसरों को भी सिखाओ। डेव सेशन मैंने इसीलिए बना रखे हैं, इवन एक और चैनल बना रखा है जहाँ पे आप लोग खुद अपने सर्वर बना सकते हो। आपको दिखता है कि डेव सेशन भरा हुआ है, तो इस पर क्लिक करो, ज्वाइन टू क्रिएट पर। आप क्लिक करोगे ना तो आपका एक अपने आप ही वॉइस सर्वर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मनीष ने क्लिक किया तो मनीष का बन गया सर्वर। तो अब मनीष के सर्वर में 4-5 लोग आ सकते हैं, तो मनीष 4-5 लोगों को सिखा सकता है यहाँ पे कोई भी चीज। ठीक है, तो ये बहुत सही चीज रहती है। या फिर नहीं तो इसमें, नहीं तो यहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट सर्वर है, डेवलपमेंट सेशन 1, डेवलपमेंट सेशन 2, इसमें जाओ और दूसरों को सिखाओ चीजें। खुद कोई चीज कर रहे हो, दूसरों को सिखाओ। जो लर्निंग होगी ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की लर्निंग होती है वहां से। मैंने अपनी जितनी भी अभी तक लर्निंग सॉलिडिफाई की है, वो यही ऐसी करी है, दोस्तों को सिखा सिखा के। पहले मैं खुद सीखता था, बाद में मैंने दोस्तों को सिखाया, आपको सिखाया है। ठीक है, वहीं से लर्निंग होती है सॉलिडिफाई। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के अगर रह गए हैं थोड़े बहुत, तो आप लोग मेरे से बाद में पूछ सकते हो। क्वेश्चन बहुत सारे आंसर करने का ट्राई किया मैंने आज, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बातें हो सकती हैं आज की क्लास में। मिलते हैं लेकिन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।